Hopefully my screen is visible to you. Okay, sure. So as you guys already know कि Flutter जो basically है वो cross platform के regarding में पूरा का पूरा. In case if I want to build iOS application, okay, and Android application, or they have started supporting also Windows from now on, and they have been a primary development language for the Linux. Previously, the Linux team has decided to make the Flutter as a primary language for development on their platform. So Flutter on a one code, basically what you have to do is you have to just learn one language, and what you can do is create on a multiple platform. You can create application basically on the iOS, Android, Windows, Linux, and they also support web. So that is right now still in a little bit, that is a unstable phase that is going on. But in a upcoming, as compared to the Angular or a React JS, if we compare Flutter, that is still in the early stages. So right now they are doing a lot of effort to make it on a level of production level, so people can build a actual application on a Flutter for the web also. So before moving ahead with the Flutter, so I just wanted to know, do you guys know about Git? Maybe in the morning session, you guys already having a Git session, right? Just confirm in the chat regarding that. Okay, so I will just give you a glimpse of the Git. So basically how it is related to Flutter and what is the reason. So we will be talking about it. Okay, so Git अगर हम सुनते हैं बेसिकली तो उसमें हमें दो चीज दिमाग में आता है, एक तो गिट और एक गिटहब. ठीक है, तो अब गिट और गिटहब का यहाँ पे मेजर जो डिफरेंस आप लोग ने मे भी अंडरस्टैंड किया रहेगा, लेकिन फिर भी मैं उसको एक ब्रीफ कर देता हूँ ताकि जिनको नहीं पता है वो भी एक बार अंडरस्टैंड कर लें. तो गिट मोस्टली जो यूज होता है हम यहाँ पे, वो पर्पस है बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए. इन केस इफ समवन इज राइटिंग अ कोड, राइट, उस केस में कैसा होगा कि फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्जन अभी नॉर्मली, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने वीडियो एडिट किया होगा, तो उसमें एक सब लोगों का एक पैटर्न होता है कि वीडियो या इमेज अगर हम कुछ एडिट करते हैं फिर बाद में हमें एक और चेंजेस करना होता है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि सपोज हम फाइनल एक चेंज कर चुके लास्ट मोमेंट पे, एंड उसके बाद में एक और चेंज करना होता है, हम सेव करते हैं फाइनल या फाइनल लास्ट फाइनल, या इस तरीके से हम मल्टीपल चीजें वहां पे सेव करते आते हैं. अगर हमें वर्जन हमें नॉर्मल अपने इमेज एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग में फाइल में अगर मैनेज करना होता है, सो अब ये चीज हमें वर्जन कंट्रोल किसी भी प्रोडक्शन या कोडिंग लैंग्वेजेस हम जब प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं, वहां पे हमें वर्जन कंट्रोल क्यों चाहिए. तो उसका एक बेसिक रीजन ये है कि हम बहुत बार सेम फाइल्स में, ठीक है, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम पे सेम फाइल्स में मल्टीपल टाइम चेंजेस करते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि वहां पे जब हम मल्टीपल टाइम चेंजेस करते हैं और समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज बेसिकली हमने प्रीवियस वाला लॉजिक हमने चेंज कर दिया, लेकिन अभी वो लॉजिक हमें वापस चाहिए. तो हमारे पास ऑलरेडी गिट क्या करता है, हर एक सेव फाइल का या हर जितना भी हम वर्जन सेव करते हैं उसका एक ना हैश आईडी जनरेट करता है, जिसको हम लोग कमिट आईडी बोलते हैं. मतलब जितनी बार भी हम कमिट करते हैं तो वो सेव करता है, ताकि इन केस सपोज मैं यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए एक नाम देता हूँ V1, V2, V3, राइट. अभी V1 जब मैंने एक सिंपल कोड या बेसिक लेवल का कोड मैंने लिखा था, तो उस टाइम पे मैंने उसके अंदर छोटे मोटे चेंजेस किए थे और मैंने उसको सेव किया था. अब क्या होता है कि जैसे मैं उसको और भी चेंज करता हूँ, उसके अंदर लेटेस्ट अगर मैं और भी लॉजिक से ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल नेम पहले मैं विकास रखता हूँ, एंड उसके बाद में वर्जन 2 में मैं क्या करता हूँ, विकास से मैं उसको चेंज कर देता हूँ विकास शिवानंद. ओके, फॉर कोई ऐसा एक कंडीशन आता है कि अभी मुझे वापस से विकास वाले वर्जन पे जाना है, ठीक है, तो मुझे उसकी अगर मैं नॉर्मल केस में अगर करूंगा तो मुझे वापस से प्रीवियस वाली कॉपी क्रिएट करनी पड़ेगी और वो वाला यूज करना पड़ेगा. ठीक है, या फिर उसमें मुझे वापस से पिछले वाला चेंजेस वापस से करना पड़ेगा ताकि मैं शिवानंद को रिप्लेस करूं विकास से. तो वर्जन कंट्रोल में किस तरीके से होगा कि वहां पे आपके पास दो कॉपी सेव है, आप जस्ट कमांड रन करोगे, फॉर एग्जांपल गिट कमिट, जो भी आपके पास एक आईडी रहेगा, सपोज यहाँ पे हमारे पास V2 आईडी है या V1 है, मुझे जो भी वर्जन पे स्विच करना ऑटोमेटिकली गिट की वजह से मैं वो वर्जन पे स्विच कर सकता हूँ.
तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे गिट वर्जन का, ठीक है। अगर हम मूव करते हैं बेसिकली गिट वर्सेस गिटहब पे पार्ट पे, जैसे गिट वर्जनिंग में मल्टीपल चीजें थी पहले से ही। अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ गिट ही एक नहीं है वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, मर्क्यूरियल भी है और एक सब वर्जन सिस्टम भी है। अब गिट यहाँ पे मेजरली ज्यादा फेमस होने के रीजंस क्या है कि कोलैबोरेशन इसमें बहुत ज्यादा आसान है। जब मल्टीपल टीम्स एक साथ में काम करती है तो यहाँ पे कैसा हुआ है कि एक रिमोट सर्वर पे अगर हम कोड स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, और टीम अपना अपना अलग अलग से कॉपी स्टोर कर सकती है अपने अपने लोकल मशीन पे, एंड जब भी वो पुश करेंगे कोड वो सिंक होता है। तो ये बेसिक एक डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जो गिट यूज करता है, जिसकी वजह से गिट आज के टाइम पे कोलैबोरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है एज कंपेयर टू सब वर्जन और एसवीएन और मर्क्यूरियल। तो ये मर्क्यूरियल और सब वर्जन के बारे में आप लोग इंटरनेट पे देख सकते हो, हम थोड़ा सा गिट के बारे में ज्यादा बात करेंगे यहाँ पे। अगर इसकी एक एनोलॉजी लें हम, तो सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि गिट वर्सेस गिट हब क्या है। गिट जो हमारा नॉर्मली यूज होता है, इट्स अ ओपन सोर्स टूल और काइंड ऑफ समथिंग। अगर हम यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लें सिम कार्ड का या 2G 3G जो भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, दैट इज अ बेसिक ओपन टेक्नोलॉजी दैट एनी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर कैन यूज एंड बिल्ड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली एंड दे कैन सर्व द यूजर, राइट। सो जैसे अभी यहाँ पे जियो ऑलरेडी वो टेक यूज कर रहा है, एयरटेल यूज कर रहा है, और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया यूज कर रहा है और यूजर्स को सर्व कर रहा है। इन अ सिमिलर वे अगर हम कंपेयर करें, गिट वो टेक्नोलॉजी है सिमिलर टू 2G 3G 4G, ओके, जो गिटहब सिमिलर लाइक टू जियो, सिमिलर लाइक टू गिटलैब और सिमिलर लाइक टू एयरटेल और जो भी है डिफरेंट डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर है जो डिफरेंट डिफरेंट यूजर को सर्व कर रहे हैं अगर हम देखेंगे तो। सो यहाँ पे कोई क्वेश्चन या कुछ डाउट है आप लोगों को चैट में पूछ सकते हो एक बार आप। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं इसमें। सो यहाँ पे अगर एक फाइल सिस्टम के बारे में अगर हम बात करते हैं सिंपल टर्म्स में, फॉर एग्जांपल इसके कुछ कमांड्स हैं जो हम जैसे कंपेयर करेंगे जो नॉर्मल हम फाइल सिस्टम में यूज करते हैं और जो गिट सिस्टम में हम यूज करते हैं। अगर हम सपोज हमारे पास 3 फाइल है, मतलब गिट का काम ही है कि जब आप मल्टीपल फाइल में एक साथ में चेंजेस करते हो तो उसको आप मेंटेन कैसे करोगे। सिंगल फाइल के लिए मोस्टली ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता, लेकिन मल्टीपल फाइल में एक साथ में जब आप वर्क करते हो, जैसे बेसिकली हम फ्रेमवर्क में या इन टर्म्स ऑफ कोडिंग यूज करते हैं, तो वहां पे मोस्टली यूज होता है। तो इसलिए मैंने फाइल सिस्टम का भी एग्जाम्पल उसी तरीके से लिया हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं 1.doc फाइल में, 2.doc फाइल में, 3.doc फाइल को मैं एडिट करता हूँ। उसमें से मेरा 1.doc और 2.doc का मेरा काम खत्म हो चुका है, अब मैं उसको सेव करना चाहता हूँ। ओके, मैंने उसको सेव किया, तो मतलब वो दोनों फाइल को सिलेक्ट करके मैं सेव कर देता हूँ, लेकिन मेरा 3.doc फाइल में मेरा काम नहीं हुआ है तो उसको मैं सेव नहीं करता हूँ करंटली, उसको मैं सिलेक्शन से बाहर रखता हूँ। मैंने ये दोनों को सिलेक्ट किया और सेव कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं नीचे जाता हूँ सिमिलर वे में अगर हम कंपेयर करेंगे गिट सिस्टम में कैसा होता है, फॉर एग्जांपल इफ मैं VS कोड में या किसी भी एक कोड राइटिंग प्लेटफॉर्म में यूज कर रहा हूँ, वहां पे 1.doc 2.doc 3.doc में मैंने वो फाइल को एडिट किया। इन अ सिमिलर वे वो मैं मूव करता हूँ, बेसिकली 1.doc को और 2.doc को मेरे को सेव करना है, तो मैं पहले उसको सिलेक्ट करूंगा इन अ सिमिलर वे जैसे मैं नॉर्मल फाइल में कर रहा था। और उसको सिलेक्ट करने के बाद में जब मुझे उसको गिट में हम उसको ऐड करेंगे, यानी कि उसको हम गिट में बोलते हैं स्टेजिंग, ओके। सो अब जब हम उसको सेव करेंगे वो दोनों फाइल को यहाँ पे, तो सेव करने का यहाँ पे मतलब होता है बेसिकली कमिट, मतलब हमने जो भी फाइल लिया उसको हमने एडिट करके सेव करना है, मतलब हमने सिलेक्ट कर लिया ये फाइल को मुझे अभी क्या करना है, सेव करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ उसको बेसिकली सेव करने के लिए मैं गिट में उसका कमांड है बेसिकली गिट कमिट, और मुझे जो भी नाम देना है वहां पे हाइफन एन बेसिकली मैं मैसेज के लिए लिखता हूँ, सपोज मैं मैसेज का वैल्यू पास कर रहा हूँ सेव करके, तो उसके लिए यूज करता हूँ। और वो जो पार्ट है वो यहाँ पे जो एक जो भी फाइल होता है उस फाइल के अंदर गिट करके एक फोल्डर होता है जहाँ पे ये सारी डिटेल्स सेव होती है। ये मैं क्विकली बता रहा हूँ, और वहां पे ये सारी चीजें सेव होने के बाद में एनी टाइम अगर मुझे जो भी चेंजेस करना है तो गिट जो है यहाँ से पूरी रिपोजिटरी को यूज करता है और सारी चीजों को चेंजेस या वर्जन जो भी वहां पे हमने कमिट किया चेंज किया वो सब कुछ वहां पे सेव होता है, एनी टाइम हम वहां से यूज कर सकते हैं। गिट का जो डिसेंट्रलाइज वाला जो मैं बता रहा था उसके बारे में बात कर लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल लोकल मशीन्स है, ठीक है, यहाँ पे मैंने जस्ट एक लोकल मशीन के बारे में बात किया हुआ है। एक लोकल मशीन पे मेरा 1.dart है और सर्वर पे भी मैंने पुश किया हुआ है 1.dart करके। अब मैंने एक नया और फाइल बनाया 2.dart करके। अब जैसे ही मैंने उसको क्या किया, स्टेज किया, यानी कि सिलेक्ट किया। सेकंड, अब मुझे उसको सेव करना है, तो मैं यहाँ पे इसको कमिट करूंगा। कमिट करने के बाद में मैंने मतलब बेसिकली इन टर्म्स ऑफ सेव किया। अब सेव करने के बाद में मेरा टाइम आ जाता है, उसको अब मुझे सर्वर पे पुश करना है। तो ये नॉर्मल कमांड जो है हमारे पास गिट पुश, जो भी वेरिएबल का नेम है और ब्रांच नेम है। वेरिएबल का नेम क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बेसिकली वेरिएबल वो है यहाँ पे जो रिमोट सर्वर का पाथ स्टोर करके रखेगा, क्योंकि गिट को कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से वाले सर्वर पे हमें ये कोड पुश करना है। ओके, तो हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में ही हम इस तरीके से गिट रिमोट ऐड जो भी वेरिएबल का नाम देना है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल केस में यूज होता है ओरिजिन, हम यहाँ पे ओरिजिन वेरिएबल का नाम देते हैं और उसके बाद में जो भी पाथ है हमारा हम वो पाथ यहाँ पे रख देते हैं। अब जैसे हमने वो पाथ यहाँ पे रखा तो अब एनी टाइम मुझे हर बार पाथ लिखने की जरूरत नहीं होगी। अगर मुझे लिखना है तो गिट पुश इंस्टेड ऑफ पाथ मैं डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिखूंगा और उसके बाद में जो भी ब्रांच नेम है मुझे ब्रांच में पुश करना है वो ब्रांच में नेम में लिख के कंटिन्यू करूंगा। सो ये बेसिक तरीके से मैं लोकल मशीन से यहाँ पे कर सकता हूँ। फिर मेरी जो दूसरी टीम है या दूसरी टीम में जो भी पर्सन है, जो भी पार्टिसिपेंट है उस सेम कोड पे जो काम कर रहे हैं, दे कैन गेट अ पुल basically from the remote server and they can start working independently. Once they are done, what they can do is basically they can push that particular code on this remote server. So ये गिट का बेसिक लॉजिक या जो कॉन्सेप्ट है वो है। अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस या डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हो चैट में। एनीवन? Branch, as someone has asked, what is a branch name? Branch name is basically, for example, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये मेरा रिमोट सर्वर है। ओके, सो मेरे पास फाइल है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पे देखा है वन डॉट डॉट और 2.dart जो हमारा फाइल है यहाँ पे, ठीक है, मैं इसी सेम चीज का एक और कॉपी बना सकता हूँ। सपोज ये कॉपी 1 है मेरे पूरे कोड बेस का या मेरे पूरे फोल्डर का। हम इसको एक बार डेस्कटॉप पे इसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक ब्रीफ कर देता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। एक प्रोडक्शन का जो मेरा काम होता है वो मैं एक अलग तरीके से पूरा को पूरा मेंटेन करता हूँ, और डेवलपमेंट का मैं काम जो कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन में कैसा हो रहा है कि प्रोडक्शन में हमने जो भी लॉजिक या जो भी बिजनेस लॉजिक एक बिल्ड किया है, प्रॉपर टेस्टिंग और सब कुछ वर्क होने के बाद में, राइट, एक यूएटी टेस्टिंग, उसके बाद में एक इंटरनल जो भी टेस्टिंग होती है वो, एंड उसके बाद में यहाँ पे बेसिकली जो डेवलपमेंट टीम जब बिल्ड करती है उस पर्टिकुलर थिंग को, तो उसके बाद वो खुद टेस्ट करती है। तो उस टेस्टिंग में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे उनका सपोज इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। वो इंटीग्रेशन मतलब जब मल्टीपल मॉडल्स वो एक साथ में बिल्ड करते हैं, तो मल्टीपल मॉडल्स को जब एक साथ में टेस्ट करते हैं उसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलेंगे। जब एक्जैक्टली एक ही मॉडल बना रहे हैं और एक ही मॉडल को टेस्ट कर रहे हैं तो उस टेस्टिंग को हम यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग बोलेंगे। एंड उसके बाद जब प्रॉपर टेस्टर यूज करता है तो वहाँ पे उसको पूरा सिस्टम टेस्ट करना होता है इन टर्म्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग एंड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सिनेरियो, ठीक है। और एक बार ये इंटरनल टीम जब पूरा टेस्ट कर लेती है एनवायरनमेंट को, देन उसके बाद क्या होता है कि वो एक यूएटी एनवायरनमेंट में जाता है जहाँ पे एक्चुअल जो डेटा प्रोडक्शन पे जो डेटा यूज हो रहा है वो उसकी कॉपी यहाँ पे आती है और सेम सिस्टम को टेस्ट किया जाता है कि क्या हमारे जो प्रोडक्शन पे जो डेटा है क्या उसके साथ में हमारा सिस्टम कंपेटेबल है या नहीं है, जो भी चीज हमने बिल्ड किया। इफ दैट इज वंस कंपेटेबल देन वो कोड बेस क्या होता है हमारा मूव होता है। इन केस इफ देयर इज एनी चेंज रिक्वायर्ड आफ्टर टेस्टिंग और यूएटी टेस्टिंग, देन डेवलपर अगेन डूज द चेंज एंड अगेन वो पूरा टेस्टिंग प्रोसेस वापस कंप्लीट होता है, देन वो मूव होता है प्रोडक्शन में। तो अब प्रोडक्शन का जो ब्रांच है हमेशा अलग से मेंटेन होता है, क्यों? क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी हमने एक अंडरस्टैंड की है टेस्टिंग के बाद में कि हाँ ये जो चीज है या ये कोड बेस हमारा स्टेबल है। तो जो हमारा डेवलपमेंट इंटरनली कंटिन्यूसली चल रहा है वो कोड हम कभी भी सेम प्रोडक्शन पे नहीं डालते।
until and unless हमारा वो टेस्टिंग कंप्लीट है, क्योंकि हम नीचे टेस्ट कर रहे हैं मल्टीपल डिफरेंट लैंग्वेज लॉजिक या जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। सो और वो हमारे सेम ब्रांच में ही अगर सारा काम हो रहा है, ठीक है, तो अब किसी को कुछ इशू आया, कुछ चेंजेस आया अचानक से, तो ये सेम कोड बेस वहाँ पे नहीं यूज हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट टीम जो है अभी काम कर रही है। और ये पूरा का पूरा क्या हो सकता है आपका मतलब रिलीज या इशू जो भी आपके प्रोडक्शन में है वो पूरा का पूरा रुक सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की आपका आधा कोड जो है हाफ बेक्ड है, जो कि आप सर्वर पे या पुश नहीं कर सकते मेन प्रोडक्शन में। और उसके वजह से क्या होगा कि अगर आप पुश करने जाएंगे तो ये वाला जो फीचर आप बिल्ड कर रहे हैं वो भी वहां पे जाके फटेगा, और मेन तो जो आपका इशू हो रहा है वो आपका मेन लॉजिक और या मेन मॉड्यूल उसमें ऑलरेडी इशू चल रहा है। तो इसलिए क्या होता है, दो ब्रांच हम अलग अलग मेंटेन करते हैं, जहाँ पे स्टेबिलिटी होती है जो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एंड यूएटी होता है जहाँ पे टेस्टिंग वगैरह के बाद में ये सारे फ्लोज जाते हैं। ये फ्लो मैं यहाँ पे रफली बता रहा हूँ, इसको बाद में हम चाहिए तो एक बार अगर आप लोग को डाउट रहेगा तो डिटेल में बात करते हैं। तो ब्रांच का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हम अलग मैनेज करेंगे, या उसका कोड बेस या कॉपी एक अलग मैनेज करेंगे, डेवलपमेंट का एक अलग कॉपी मेंटेन करेंगे। अगर हमें सिमिलर वे में टेस्टिंग का एक एनवायरनमेंट या यूएटी का एक एनवायरनमेंट हमें अलग मेंटेन करना, उसका एक कॉपी अलग मेंटेन करेंगे, तो हम क्या करते हैं, गिट पे ना मल्टीपल ब्रांचेस बना के रखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक किसी भी प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट के लिए। सो तो यहाँ पे हम जो ब्रांचेस के नाम है प्रोडक्शन पे नॉर्मली लोग मेन यूज करते हैं, जो क्वेश्चन था आपका कि व्हाट इज अ ब्रांच ने, मेन यूज करते हैं या मास्टर यूज करते हैं। तो गिट ने पहले बाय डिफॉल्ट मास्टर रखा हुआ था, उसने अभी लास्ट ईयर जो चेंज आया उसके अंदर उसने मास्टर को चेंज कर दिया मेन में। तो अभी गिट में बाय डिफॉल्ट एक ब्रांच बनता है मेन, पहले बनता था मास्टर। वो हम मोस्टली यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद में हम डेव के लिए एक अपना अलग से फीचर ब्रांच बनाते हैं मल्टीपल। फॉर एग्जांपल मैं फीचर चैट पे काम कर रहा हूँ तो मेरा एक ब्रांच बनेगा चैट फीचर करके, ठीक है। सो द टीम हु इज वर्किंग ऑन द चैट फीचर देन दे कैन लाइक कोलैबोरेट ओवर देयर, एंड उसके बाद में जब भी वो काम खत्म होता है तो फिर वो मेन डेवलपमेंट ब्रांच में मर्ज होता है। तो यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस के हम यूज करते हैं एक प्रोडक्शन लेवल जो भी प्रोजेक्ट है उसको बिल्ड करने के लिए। एज ऑफ नाउ यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चन पूछ सकते हो। एनीवन? तो ठीक है, हम मूव करते हैं फ्लटर वाले पार्ट पे कि फ्लटर और गिट का क्या रिलेशन है किस तरीके से। तो जिस तरीके से हमने बात किया कि फ्लटर किस लिए यूज हो रहा है, फ्लटर बेसिकली iOS एंड्रॉइड और जो भी क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बनाने हैं विद अ सिंगल कोड बेस, not with a single code base, with a single programming language. You do not have to learn different kind of programming language to build a different kind of project. तो हम इसको सिंगल कोड बेस क्यों नहीं बोलेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। एंड प्लस सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ये तो हमें मालूम पड़ गया कि अगर हम डार्ट यूज करेंगे, ठीक है, अगर हम डार्ट यूज करते हैं उसके थ्रू हम ये सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशंस बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल कोड बेस का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब अभी कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एंड्रॉइड के लिए अगर कोड लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सेम चीज को ना iOS पे भी रन कर सकोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सेम चीज को विंडोज पे भी रन कर सकोगे। उसका मतलब ये नहीं कि आप सिंपल तरीके से वेब पे भी उसको रन कर सकोगे। तो हर एक चीज का ना कन्फिग्रेशन लॉजिक थोड़ा बहुत ट्वीक करना पड़ता है हर बार आपको। एंड्रॉइड और iOS के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा वर्क नहीं रहेगा, बहुत ही एज कंपेयर टू जो बाकी प्लेटफॉर्म के लिए आपको करना पड़ेगा। इनका आपका ऑलमोस्ट सेम ही वर्क रहेगा, वर्कलोड थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और कॉन्फ़िगरेशन जो आपको वहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इन टर्म्स ऑफ विंडोज और वेब, ठीक है, वेब आपको भी मालूम है कि जो वेब ब्राउजर्स हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, एक इंजन पे काम करते हैं जो सारे कोड्स को या आपके जावास्क्रिप्ट कोड को या HTML CSS कोड को वो रेंडर करते हैं बेसिकली। तो क्रोम में जो यूज होता है बैकग्राउंड में इंजन, उसको V8 इंजन बोलते हैं मोस्टली, और जो मोजिला में यूज होता है उसे हम बोलते हैं स्पाइडर मंकी।
ये दो डिफरेंट इंजन है जिसके अकॉर्डिंगली आपको ये पूरा का पूरा, जब आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो या कोई भी सॉफ्टवेयर या वेब एप्लीकेशन जो बना रहे हो, तो आपको अकॉर्डिंगली वो सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। कई केसेस में कैसा होता है कि ये दोनों इंजन जो है प्रॉपरली एक दूसरे को सेम लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं। कई फीचर्स इस इंजन में सपोर्टेबल होते हैं, कई फीचर्स इस इंजन में सपोर्टेबल नहीं होते हैं। तो उस केस में आपको ना वेब भी बना रहे हो तो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे कंडीशंस डालने पड़ते हैं। अगर आप लोगों ने HTML CSS पे थोड़ा बहुत काम किया होगा तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि सफारी ब्राउजर के लिए आपको CSS में थोड़े बहुत चेंजेस करने होते रहेंगे, और इन अ सिमिलर वे क्रोम के लिए आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस मतलब एक सेम लेवल पे लिख सकते हो। बॉक्स शेडो है, वहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर के हिसाब से कॉन्फ़िगर करना होता रहेगा जब भी आप CSS लिखते रहेंगे। सो अगर हम इसको मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कि यहाँ पे आप लोगों को अगर एक ब्रीफ आइडिया आ गया रहेगा कि अगर आप सिंगल कोड बेस से क्या बोलते हैं कि आप हर प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन नहीं बना सकते, अगर इसका आइडिया अगर तो आप लोग चैट में यस नो बोल सकते हैं, या अगर उसके ऊपर कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं आप लोग। ओके ठीक है, विल मूव अहेड। सो जो टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मोस्टली, जो कि एक होने वाला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फ्रेमवर्क, वाई फ्लटर एंड व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ फ्लटर, बेसिक्स ऑफ फ्लटर, जिसके अंदर विजेट ट्री, एलिमेंट ट्री, रेंडर ट्री और स्टेट मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे, और इंस्टॉलेशन वगैरह जो है अकॉर्डिंगली हम आगे मूव करेंगे। सो अगर हम यहाँ पे अगर बेसिक टर्म्स में बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फ्रेमवर्क के बारे में, तो फ्रेमवर्क मतलब कि एक पर्सन, मतलब यहाँ पे इस पर्सन को तो ऑलरेडी सब लोग जानते हैं आफ्टर एवेंजर एंड गेम, या उसके पहले से ही जो फैन रहेंगे। सो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास मेटल है जो रॉ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यू कैन कंपेयर दिस एज अ बिजनेस लॉजिक, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप उसको यूज कर रहे हैं उस बिजनेस लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए, या जैसे हम बात करने के लिए कोई भी सपोज हिंदी मराठी जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो अब उस चीज को इन अ रॉ फॉर्मेट जब हम यूज कर रहे हैं और उसके ऊपर हम कुछ सेट ऑफ रूल्स सेट करते हैं, रूल्स या एडिशनल फीचर्स जो हमें हेल्प करेगा उस पर्टिकुलर चीज को बिल्ड करने के लिए, इन अ सिमिलर वे कुछ अलग तरीके से जो टेक्निक्स होती है। इन टर्म्स ऑफ अगर हम डार्ट और फ्लट के बारे में अगर थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे तो क्या होगा वो, डार्ट इज अ प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहां पे आपको पूरा उप्स का एबिलिटी मिलेगा, और उसके बाद में कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे जो आप डार्ट के थ्रू कर सकते हो, लाइक आपका मशीन लेवल की एनहांसमेंट या जो कॉन्फ़िगरेशन या जो भी मशीन लेवल का आपको अगर काम करना है या रिसोर्सेस यूज करना है, तो यूजिंग डार्ट यू कैन यूटिलाइज, बट स्टिल देयर इज अ फ्लटर यूज द हेल्प ऑफ C++ टू हार्नेस ऑल द पावर ऑफ मशीन डायरेक्टली, क्योंकि डार्ट उस लेवल तक नहीं जा सकता, लेकिन C++ एक लो लेवल लैंग्वेज है और डार्ट एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जो डार्ट हमें एक ऊपर ऊपर से हमें हर एक चीज ऑटोमेटिकली मैनेज करने के लिए देता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल अगर हम पकड़ सकते हैं, तो जो मेमोरी हम अलोकेट करते हैं किसी भी वेरिएबल्स को अगर C++, C वगैरह में, ठीक है, तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, अगर आप लोगों ने मे बी फर्स्ट ईयर में जब आपका SPA या फिर C++, का आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस किया रहेगा तो उसमें आप लोगों ने देखा रहेगा कि वहां पे आप लोगों को मेमोरी खुद से क्लियर करनी होती रहेगी, और जावास्क्रिप्ट वगैरह में अगर आप लोगों ने काम किया रहेगा तो वहां पे आप लोग को मेमोरी हैंडल करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार मेमोरी सपोज ए किया और वहां पे वेरिएबल ए करके 1 डिसाइड किया, बाद में उन्हें सिमिलर वे जाके आप उसको ABCD भी असाइन कर सकते हो। तो एक मेमोरी स्वैपिंग या यूज होता है वहां पे, स्वीप सॉरी। तो जावास्क्रिप्ट मैनुअली वो जो मेमोरी अलोकेट हुआ है, जैसे मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरे पास मेमोरी है और मेरे पास एक लोकेशन है जहां पे मैं एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ सिर्फ, तो मेमोरी में लोकेशन ऑलरेडी एलोकेटेड है, और फॉर एग्जांपल अब मैं ए वेरिएबल को ABCD असाइन करता हूँ, उस केस में कैसा होगा कि जैसे असाइन कर रहा हूँ तो ये एड्रेस मेरा अभी इसको हाईलाइट करने लगा है एज कंपेयर टू दिस वन। तो अभी ये वाले का जो एड्रेस हमारे पास इंडेक्स में है ही नहीं या हमारे पास डिटेल है ही नहीं, तो एक टाइम के बाद में जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इसको क्लियर अप कर देगा खुद से। लेकिन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग में आपको मैनुअली वो सारी चीजें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, वो खुद से वहां पे नहीं होती।
तो सी प्लस प्लस वगैरह अगर उस लेवल पे हमें जाके मेमोरी से लेके हर एक चीज को अगर वो करना है, तो सी प्लस प्लस में वो पावर है वहां पे कि हम वो सारी चीजें वहां पे कर सकते हैं। लेकिन डार्ट में वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली मैनेज हो रही है, तो उस लेवल का हमें हमारे पास यहाँ पे एबिलिटी नहीं है। तो फ्रेमवर्क का जो पार्ट है यहाँ पे, फ्रेमवर्क के बारे में अगर हम बात करेंगे, डार्ट हमें मालूम पड़ेगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बता रहा है कि हर एक कोड लॉजिक सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट एंड ऑल हम चीज लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें हर एक चीज उसमें स्क्रैच से बिल्ड करनी पड़ेगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पिक्सल पे यहाँ कंसीडर करता हूँ, ठीक है, अगर ये इमेज में ये वाले पोर्शन में मुझे एक सपोज एक डॉट देना है या काइंड ऑफ समथिंग देना है, ठीक है, बट विद द हेल्प ऑफ समथिंग और सम फ्रेमवर्क और सम टूल आई कैन राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कंप्यूटर यूज करता रहता, तो यहाँ पे मुझे माउस यूज करके यहाँ पे मैं उसको हाईलाइट कर सकता, शायद मुझे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता। लेकिन इन केस ऑफ आईपैड आई कैन यूज माई पेंसिल टू हाईलाइट डायरेक्टली दिस पर्टिकुलर पोजिशन। तो इन अ सिमिलर वे डार्ट में अगर हमें हर एक चीज अगर लिखनी होती है तो हमें वो मैनुअली मेंशन करना पड़ता। लेकिन इन केस ऑफ फ्लटर वहां पे बहुत सारी चीजें हमारे पास प्री बिल्ड होती हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। और फ्लटर फ्रेमवर्क में बेसिकली वो हर एक चीज हमें जो बेसिक लेवल पे या फंडामेंटल पे रिक्वायर्ड है, वो हर एक चीज वहां पे बिल्ड की हुई है जिसको हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे करंटली आप लोगों को कोई क्वेश्चन है फ्लटर या प्रोग्रामिंग में? तो अब ये फ्लटर का एक बार हम आर्किटेक्चर देखते हैं, तो यहाँ पे ये क्यूपर्टिनो क्यों लिखा हुआ है? ये क्यूपर्टिनो अगर हम देखेंगे सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करेंगे, ये iOS का लाइब्रेरी है, और ये जो यहाँ पे मटेरियल लिखा हुआ है ये एंड्रॉइड के लिए लिखा हुआ है। अब ये क्यूपर्टिनो और मटेरियल नाम भी कहाँ से आते हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे आप लोगों को पता रहेगा कि एंड्रॉइड जो है गूगल का फ्रेमवर्क या उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टूल्स कॉटलिन वगैरह सब उन्होंने बनाया हुआ है। तो मटेरियल जो है ना एक डिजाइन सिस्टम है जो गूगल ने प्रिपेयर किया हुआ है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो गूगल ने अपने जो भी डिजाइन है 2014 के बाद में अपडेट करने स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे हमारे पास डिजाइन सिस्टम 1 था, मटेरियल डिजाइन 1। उसके बाद में जैसे धीरे धीरे हम और मूव करते गए तो मटेरियल डिजाइन 2, 3 हमारे पास आया। अभी करंटली आफ्टर रिलीज ऑफ एंड्रॉइड 12 हमारे पास करंटली मटेरियल 3 डिजाइन जो है ना वो अवेलेबल है। क्योंकि अगर आप देखोगे जो एंड्रॉइड 12 है वहां पे जो भी डिजाइन सिस्टम यूज हो रहा है, अगर आप एंड्रॉइड अगर ओपन करोगे विद 12 ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें जो भी कलर थीम इमेज वगैरह जो कुछ के हिसाब से भी आप वहां पे अगर कुछ भी सेट करोगे वॉलपेपर से लेके हर एक चीज, वो ऑटोमेटिकली उसको अडेप्ट करेगा। एंड उसके जितने भी सिनेरियोज है, फॉर एग्जांपल आप वहां पे जितने भी आइकन्स आते हैं हमारे पास, वो आइकन्स यहाँ पे मेन आइकन्स जो एप्लीकेशन का होगा, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड होगा वो अकॉर्डिंग टू योर थीम आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो अडेप्ट कर चुका रहेगा। तो ये डिजाइन सिस्टम है। तो ये डिजाइन सिस्टम को गूगल ने नाम दिया मटेरियल, ओके। और उसको यहाँ पे उन्होंने मटेरियल इसलिए यहाँ पे उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, फ्लटर में पूरा पूरा उसका एक बना के रखा हुआ है जो हम यूज कर सकते हैं एनी टाइम। तो ये पूरा जब भी आप मटेरियल फाउंडेशन यूज करोगे फ्लटर के अंदर वो लाइब्रेरी को या उस पैकेज को, तो ऑटोमेटिकली वो पूरा अडेप्ट करेगा एंड्रॉइड के हिसाब से, इवन इन द एंड्रॉइड, सॉरी इवन इन द iOS। बट इन केस ऑफ क्यूपर्टिनो, अगर आप क्यूपर्टिनो लाइब्रेरी को वही केस में अगर यूज करते हो, अब ये यहाँ पे क्यूपर्टिनो और मटेरियल जो है ना ऐसा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपको इसको iOS पे यूज करना है और ये मटेरियल जो है आप सिर्फ एंड्रॉइड पे यूज कर सकते हो। आप इसको iOS के लिए भी यूज कर सकते हो, क्यूपर्टिनो को आप एंड्रॉइड के लिए भी यूज कर सकते हो एनी टाइम। बट कैसा होता है कि जो iOS का डिजाइन सिस्टम है वो iOS पे बहुत ज्यादा बेटर और एफिशिएंट होता है, इसलिए लोग उसको वहां के वहां पे ही रहने देते हैं, और इन सिमिलर वे एंड्रॉइड का एंड्रॉइड पे ही रहने देते हैं। यू कैन बट बिल्ड वट एवर यू वांट, मतलब कि आपको अगर वो अडेप्ट करना है सर्टेनली थोड़ा क्रॉस ओवर करना है iOS और एंड्रॉइड का, तो आप लोग कर सकते हो। सो अब यहाँ पे विजिट जो है,
अब विजिट यहाँ पे बेसिकली फ्लटर में हर एक चीज जितनी भी चीजें बनाई हैं उन्होंने विजिट बोली हुई है उस चीज को। विजिट मतलब सिंपल टर्म से हम बात करें, उन्होंने उसको प्री कॉन्फ़िगर रखा हुआ है। अगर मैं इमेज के नाम का अगर विजिट यूज करूंगा तो मुझे मालूम है कि इमेज, उसमें मुझे इमेज का वैल्यू पास करना है या जो भी डॉट png फाइल वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं लोकल स्टोरेज में स्टोर करता हूँ तो इमेज का मैं पाथ स्टोर करता हूँ, प्लस इमेज का सपोज मुझे हाइट वेट डिफाइन करना है इन अ सिमिलर वे जैसे हम HTML CSS में करते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली अडेप्ट हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर यहाँ पे अब किस तरीके से पीछे क्या बोलते हैं स्क्रीन पे कहाँ पे रेंडर करना है, किस पोजीशन पे रेंडर करना है, वो ऑलरेडी इमेज विजिट में फ्लटर की टीम ने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। हमें वहाँ पे मैनुअली हर चीज जाके मेंशन नहीं करनी है, हमें बस जितना यूज करना है वो सारी चीजें ही हमें करनी है। तो अब यहाँ पे रेंडरिंग विजिट जो है बेसिकली हमने बात किया जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लिख रहे हैं ये हमारे लिए, और रेंडरिंग बेसिकली वो है आफ्टर रन टाइम, मतलब जब हम एप्लीकेशन एक बार बिल्ड करते हैं जो रन टाइम में जब वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लेता है और उसके बाद में रेंडर करता है, तो रेंडर करने के बाद में तो वहां पे रेंडरिंग वाला पार्ट आता है। उसके अंदर रेंडर ट्री वगैरह के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहां पे इसके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। तो एनिमेशन, पेंटिंग, गेस्चर वो सब रेंडरिंग के अंडर में आते हैं कि ये सब वहां पे क्यों इंपॉर्टेंट है। और ये फाउंडेशन जहाँ पे बेसिक लॉजिक के बारे में जब हम ऑन स्क्रीन आएंगे एक बार कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे तो उस टाइम पे हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो अगर हम सिंपल टर्म्स में एक C++ जैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ है इंजन, और C++ में लिखा हुआ है, और फ्रेमवर्क लिखा हुआ है डार्ट में, राइट। एंड एम्बेडर जो है बेसिकली असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में भी आप लोगों ने सुनी होगी अगर प्रैक्टिस किया होगा, जैसे माइक्रो प्रोसेसर 8085 8086 या जो भी आप लोग के कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर वाले सब्जेक्ट में रहा होगा अगर आप लोग ने यूज किया होगा, तो उस लेवल पे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग आपको बहुत ज्यादा पावर देता है एक पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए। और जब एक बार आपको परफॉर्मेंस चाहिए होता है किसी भी डिवाइस के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपको अभी क्या करना है पूरा का पूरा आपका एंड्रॉइड डिवाइस कंट्रोल करना है, उसका कैमरा, उसका मेमोरी या उसके जितने भी सेंसर्स हैं हर एक चीजों को, तो वो आपके ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वो पूरी चीजें आप उसको यूज कर सकते हो। तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं अगर हम बात करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बना के रखे हुए हैं और उसको वो रीयूज करते हैं हर बार जब भी उनको कोई भी चीज बिल्ड करनी होती है या फ्लटर टीम को जब भी कोई भी चीज बिल्ड करनी होती है। ऑन द टॉप ऑफ दैट उन्होंने अलग अलग और पैकेज बना के रखे हुए हैं। डार्ट रन टाइम मैनेजमेंट, मतलब डार्ट का फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर कोई भी डार्ट का एक विजिट बनता है तो उसको कितना टाइम मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वो हर एक चीज मैनेजमेंट ना उन्होंने C++ में मैनेज किया है। और वो C++ इंजन का पार्ट जो है वो उन्होंने एम्बेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैनेज किया हुआ है। तो अगर सिंपल टर्म से बात करें इंजन ऑन द टॉप ऑफ एम्बेडर प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक के ऊपर बना के रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल हम iOS के ऊपर बात कर रहे हैं तो iOS का ये जो पार्ट है ये टोटली डिफरेंट होगा, जहां पे हमने स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखा रहेगा या C# या इस तरीके से जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहां पे हम यूज करें स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर हम बात करते हैं, तो ये उसके स्पेसिफिक में उन्होंने ऑलरेडी बना के रखा है। इसको यूज करके एक C++ के थ्रू फ्लटर टीम ने इंजन बनाया जो इसको कन्वर्ट करता है, और उसके बाद में डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस चीज को यूज करके हेल्प करके जिसको डार्ट से आप कोई भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन बना सकते हो। इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बात करूं, आपने यहाँ पे फ्लटर में कोड लिखा, इंजन उसको क्या करता है कन्वर्ट, मतलब कि एक बेसिक लेवल पे उसको परफॉर्मेंस में रेंडर करने के ऊपर काम करता है या बिल्ड करने के ऊपर काम करता है, और वो जो बिल्ड होता है उसके बाद में वो पास हो जाता है ये एम्बेडर में। फ्लटर आर्किटेक्चर के हिसाब से हम बात करें तो, और एम्बेडर क्या करता है उसको प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक के हिसाब से एडजस्ट करना स्टार्ट करता है और वो एबिलिटी देता है बेसिकली। तो ये 3 लेवल इस तरीके से डिवाइडेड है और हम हमेशा मोस्टली यहाँ पे डील करते हैं। और कई लेवल पे फॉर एग्जांपल अगर हमें कभी परफॉर्मेंस इशू आ रहा है तो हम उस केस में जाके इस लेवल पे भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली स्टार्टिंग लेवल पे कोई करता नहीं, क्योंकि उस लेवल पे जब एक बार प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको परफॉर्मेंस एनहांसमेंट चाहिए रहेगा, तो यहाँ पे आके या यहाँ पे आके वो काम कर सकते हैं। एंड इवन यू कैन कंट्रीब्यूट ऑन फ्लटर ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, मतलब गिट पे उनका ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना पुल रिक्वेस्ट डाल सकते हो जितनी बार भी आपको डालना रहेगा। तो ये फ्लटर आर्किटेक्चर थोड़ा सा वास्ट है, मतलब मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप लोग को कोई अगर बेसिक लेवल पे कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो ताकि मैं आपको जो भी चीजें बता सकूं।
कोई क्वेश्चन इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर? एनीवन? ओके, विल मूव अहेड. So by using Flutter, basically you can build for Android, iOS, Windows, even web and for Linux, जैसे हमने पहले बात किया. अगर हमें Flutter अपने कंप्यूटर में अगर इंस्टॉल करना है तो सिंपल है कि हम क्या कर सकते हैं कि Flutter GitHub पे अगर जाते हैं, ये उनका गिट का रेपो है जो कि ओपन सोर्स है. यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो मल्टीपल ब्रांचेस आपको दिखेंगे. अगर मैं दिखा सकता हूँ तो आप लोग अगर स्क्रीन पे दिखता रहेगा तो ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप लोग को एक बीटा करके दिखता रहेगा. विच वन? द फर्स्ट वन राइट नाउ. ओके, एंड उसके नीचे थोड़ा और देखो आप लोग को डेव दिखता रहेगा. तो ये कैसा है कि ये स्टेबल वर्जन नहीं. और उसके नीचे अगर आप लोग जाओगे तो आपको वहाँ पे फ्लटर वर्जन 1.17, फ्लटर वर्जन 1.17, कैंडिडेट 1, 2, 3, 4 उन्होंने बना के रखे हुए. तो ये जब जैसे जैसे फ्लटर के वर्जन रिलीज होते हैं, लेकिन पुराने वाले वर्जन को भी हमें सपोर्ट देना होता है. तो ये चीजें वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, अलग अलग वर्जन में मेंटेन करके रखा है अलग अलग ब्रांच के थ्रू. लेकिन लेटेस्ट में जो भी करता है वो सब लोग यहाँ पे मास्टर में बाय डिफॉल्ट आते हैं. अब इन्होंने कैसा किया कि जब 2020 के पहले इन्होंने ये सारे ब्रांचेस बनाए हैं, ठीक है, इसलिए इनका बाय डिफॉल्ट जो ब्रांच है वो मास्टर है. जैसे हमने बात किया अभी, अगर फ्लटर टीम अगर अपना ब्रांच बनाती है और अपना प्रोग्रामिंग या जो भी पैकेज या फ्रेमवर्क अगर पब्लिश करती है तो वहाँ पे उनका मेन जो ब्रांच होगा बाय डिफॉल्ट वो मेन होगा. अगर मुझे यहाँ से क्लोन करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है. व्हाट आई कैन डू इज बेसिकली आई कैन गो ऑन flutter.dev and I can directly download the package. Okay, मतलब मुझे विंडोज के लिए करना है या जिसके लिए भी करना है. तो मैंने जब वो पैकेज डाउनलोड किया तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा सिस्टम रिक्वायरमेंट वगैरह जो भी है यहाँ से मुझे जिप फाइल मिल जाएगा. जिप फाइल में अलग अलग चीजें ऑलरेडी उन्होंने सेट करके रखी हुई है. जस्ट उसके बाद में मुझे क्या करना है, मैंने पैकेज जब डाउनलोड कर लिया, ओके, उसके बाद में मुझे उसके अंदर ना एक मुझे बिन फाइल मिलेगा. मतलब फ्लटर अगर फोल्डर है उसके अंदर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स होंगे. सपोज मैं नाम जस्ट बोलता हूँ, एक ABCD XYZ और ऐसे ही करके एक बिन करके फोल्डर होगा जहाँ पे फ्लटर डॉट बैट करके, अगर आप क्या बोलते हैं विंडोज में देखेंगे फ्लटर डॉट बैट करके उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल होगा जिसको आप लोग रन करेंगे, जिसके सबको फ्लटर रन होना स्टार्ट होगा इन टर्म्स ऑफ. तो उसको हम क्या करते हैं सिंपल टर्म्स में, कंप्यूटर में जो भी एनवायरनमेंट वेरिएबल, अगर आप लोगों ने जावा में शायद प्रैक्टिस किया होगा थोड़ा बहुत भी, तो आप लोग को एनवायरनमेंट वेरिएबल के बारे में आइडिया होगा. सिंपल टर्म्स में मैं पैकेज अपने लैपटॉप में लेके आता हूँ या कंप्यूटर में रखता हूँ, तो उसके बाद मुझे कंप्यूटर को भी बताना होता है कि हाँ ये पैकेज मेरे कंप्यूटर में एग्जिस्ट करता है और फिर अगर मैं कहीं से भी उसको एक्सेस करना चाहूंगा तो मैं उसको एक्सेस कर सकूँ. इसके लिए मुझे कंप्यूटर को यहाँ पे बताना पड़ता है, उसके सेंट्रल रिपोजिटरी में मुझे अपडेट करना पड़ता है कि हाँ मेरे कंप्यूटर में फ्लटर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. और जब भी मैं फ्लटर टाइप करूंगा कमांड लाइन में, ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए कि फ्लटर एग्जीक्यूट होना चाहिए या वो एनवायरनमेंट वेरिएबल ऑलरेडी उसको वहां पर करेगा. तो मैं थोड़ा सा उसका फ्लो बता देता हूँ आप लोग को ताकि एक अंडरस्टैंडिंग में आप लोग के लिए आसान हो. फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, ये कंप्यूटर का मेरा पूरा स्पेस है, यहाँ पे मैंने फ्लटर स्टोर करके रखा हुआ है और ये उसका मेन गेट है. ठीक है, या जैसे अभी हम कहीं सोसाइटीज में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी वॉचमैन होता है उसके पास एक रजिस्टर होता है, राइट. तो इन सिमिलर टर्म्स या फिर इसका बेटर एग्जांपल एक्चुअली ये होगा कि हम किसी भी बिल्डिंग में या किसी भी विंग में एंटर करते हैं, वहाँ पे हमारे पास एक नेम प्लेट लगा होता है. अभी जो भी कोई आउटसाइडर या कुरियर वाला पर्सन आता है तो ऑटोमेटिकली वो नेम प्लेट देखता है और कौन से फ्लोर पे जाना है या कहाँ पे जाना है, ऑटोमेटिकली उस फ्लोर पे जाके उस पर्सन को देके आता है. इन अ सिमिलर वे अगर हम बात करें, एनवायरनमेंट वेरिएबल वही नेम प्लेट का यहाँ पे काम कर रहा है और हम वो एनवायरनमेंट वेरिएबल को जब स्टोर करते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट वेरिएबल यहाँ पे हम कभी भी चेंज कर सकते हैं.
इन अ सिमिलर वे फॉर एग्जांपल सोसाइटी में अगर वो पर्टिकुलर फ्लैट कोई छोड़ के जा रहा है और वो फ्लैट को कोई और खरीद रहा है, राइट, तो अब क्या होगा, उस पर्टिकुलर वहां पे नेम प्लेट पे उस पर्सन का नाम चेंज हो जाएगा। वहां पे फॉर एग्जांपल 401 है फ्लैट नंबर, वहां पे पहले विकास रहते थे, अब वहां पे रिप्लेस हो गया शिवानंद से। ओके, तो ये नेम प्लेट पे चेंज हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जब भी कोई पर्सन को आउटसाइड से एक्सेस करना होगा तो सामने से डायरेक्टली आएगा शिवानंद कहाँ पे रहते हैं, 401 में, ऑटोमेटिकली वो फ्लैट पे जाके डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे उस चीज को या उस पर्सन से मिल सकते हैं। इन अ सिमिलर वे जो एनवायरमेंट वेरिएबल है हमारे पास, यहाँ पे एनी टाइम एनीवन कैन मॉडिफाई। इट इज नॉट लाइक कि वहां पे जाके आपको स्पेसिफिकली जो एनालॉजी में हमने बात किया कि फ्लैट में आपको फ्लैट बाय करना पड़ेगा अगर आपको नाम चेंज कराना है या इन अ सिमिलर वे। तो एनवायरमेंट वेरिएबल में हम कभी भी जाके अपडेट कर सकते हैं, और वो भी एनवायरमेंट वेरिएबल में सपोज वहाँ पे जो पाथ सेट होता है या बाय डिफॉल्ट, जैसे हमने यहाँ पे सेट किया फ्लटर, और वो फ्लटर को हम जहाँ पे भी पैकेज में स्टोर्ड है तो उसके बाद में हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कमांड लाइन हमने ओपन किया, वहाँ पे हमने फ्लटर डॉक्टर टाइप किया, ऑटोमेटिकली मेरा जो पाथ है ये वाला फाइल जो मेन जहाँ पे स्टोर था वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक कॉपी या काइंड ऑफ वो ऑलरेडी मुझे नेम प्लेट से मिल चुका है या एनवायरमेंट वेरिएबल से मिल चुका है, और एनवायरमेंट वेरिएबल जो कर रहा है रिडायरेक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर मेन पाथ पे जहाँ पे एक्चुअल में फ्लटर का पैकेज का फाइल है। तो ये क्लियर रहेगा। फिर उसके बाद में सिंपल टर्म्स में फ्लटर डॉक्टर करके आप उसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप लोग को फ्लटर का अभी तक इंस्टॉलेशन के लिए कोई डाउट है, कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ क्वेश्चंस है, तो आप लोग चैट में पूछ सकते हो। एनीवन? ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो भी चीजें हैं हमें जस्ट यही पे हम शो करेंगे थोड़ी देर में जब एक बार हम कंप्यूटर पे मूव करते हैं, ताकि आप लोग को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आए कि किस तरीके से सारी एक्टिविटीज हो रही है। ठीक है, अब ये बेसिक कमांड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। अभी हमने जैसे गिट ब्रांच के बारे में अगर आप लोगों को जो मैंने ब्रीफ दिया वहां पे अगर आप लोगों को वापस से कोई क्वेश्चन रहा होगा अगर है तो एक बार पूछ सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे उसी के बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप लोग को यहाँ पे दिखता रहेगा कि हम देख रहे हैं स्टेबल, जो कि फ्लटर का हम सुनते हैं कि कहीं पे पब्लिकली आता है कि फ्लटर का 2.1 लेटेस्ट वर्जन जो कि स्टेबल हो चुका है, कोई भी यूज कर सकता है, राइट। इन अ सिमिलर वे अब क्या हो रहा है कि अगर हम बोलते हैं कि ये हम स्टेबल वर्जन यूज करें, मतलब इसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे जो भी फीचर है फॉर अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ठीक है, इन अ सिमिलर वे अगर हम बीटा वर्जन यूज कर रहे हैं तो बीटा वर्जन में कुछ ये जो एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन का मतलब क्या है, कुछ एडिशनल फीचर्स, मतलब हर बार जब भी लेटेस्ट वर्जन आता है तो बाय डिफॉल्ट आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो वहां पे एक लेटेस्ट वर्जन आने वाला है, राइट, या लेटेस्ट फीचर आने वाला है जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं और जो कि मतलब एग्जिस्टिंग वाले को और एनहांस करेगा। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर बीटा वाला है, बीटा में क्या होता है, मोस्टली टेस्टिंग होती है। जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं वो टेस्ट करते हैं या अर्ली डेवलपर्स होते हैं वो टेस्ट करते हैं कि हाँ यहाँ पे चीजें अच्छे से चल रही है नहीं चल रही है। और अल्फा टेस्टर या डेव टीम क्या होती है, बेसिकली ये वो टीम होती है जो इंटरनल टेस्टिंग के लिए यूज करती है बिफोर इवन पब्लिशिंग ऑन द प्रोडक्शन इन अ बीटा एनवायरनमेंट। इंटरनल टेस्टिंग टीम और डेवलपमेंट टीम, जो हम कभी भी डेवलपमेंट चैनल का फ्लटर कभी भी हम प्रोडक्शन के लिए बिल्ड करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं या इश्यूज हो सकते हैं, जो अगर हम प्रोडक्शन पे उससे एप्लीकेशन बिल्ड करके अगर डालेंगे तो हाइयर चांसेस है कि कोई भी मैलवेयर या कोई भी चीजें इंजेक्ट कर सकता है थ्रू द वर्कनेबिलिटी विच इज अवेलेबल। क्योंकि जब तक हम यहाँ पे मेक श्योर नहीं करेंगे जो भी हमने फीचर बिल्ड किया है, विद मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं सिक्योरिटी वाइज, रोबस्टनेस वाइज और परफॉर्मेंस वाइज, ये मल्टीपल टेस्टिंग के क्राइटेरिया होते हैं जो फ्लटर टीम क्या कोई भी फ्रेमवर्क टीम जब बनाती है तो वो ये सारी चीजें चेक करती है। क्योंकि जब भी जो इस चीज के ऊपर कोई भी डेवलपर अगर काम करने वाला और ये उसको एफिशिएंसी वहां पे नहीं मिलती है तो इस पर किसी भी पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को वो यूज नहीं करना चाहेगा। अब मार्केट में फ्लटर की नीड क्यों पड़ी उसके ऊपर भी हम बात करते हैं अभी जब हम ये परफॉर्मेंस और ये बाकी चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो क्रॉस प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी 3-4 अलग अलग फ्रेमवर्क ऑलरेडी थे। एक जैसे रिएक्ट जेएस है,
तो रिएक्ट जेएस ने ऑलरेडी रिएक्ट नेटिव पे काम करके एक मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए काम करना स्टार्ट किया, जो कि ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट को यूज करता है, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो। मैं पेंसिल कलर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास आयोनिक है, आयोनिक फ्रेमवर्क, जो कि हमने जो भी वेब एप्लीकेशंस बनाए हैं वगैरह वगैरह, उसको यूज करके हम रैप कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन को आयोनिक के थ्रू, और वो एप्लीकेशन को हम रिलीज कर सकते हैं एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के लिए। लेकिन यहाँ पे वो परफॉर्मेंस हमें नहीं मिलता, ठीक है। तो रिएक्ट नेटिव और आयोनिक, ऐसे और भी एक दो प्लेटफॉर्म है, कोर्डोवा हो गया, और भी ऐसे दो तीन प्लेटफॉर्म मिलेंगे, लेकिन मेजरली जो है आयोनिक और रिएक्ट नेटिव आफ्टर फ्लटर उतने वो है। मतलब रिएक्ट नेटिव ऑलरेडी एक लेवल पे थे, क्योंकि वो फेसबुक मतलब और पहले रिलीज हुए थे, लेकिन जैसे जैसे एक टाइम बीता, तो जब 2014-15 के बाद में जब फ्लटर पे गूगल ने काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि उनका मेन कॉन्सेप्ट क्या था, अगर आप लोग अगर अंडरस्टैंड करेंगे, आप लोगों ने ये चीज सुनी होगी कि गूगल एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है जिसका नाम है फुशिया। तो फुशिया जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे गूगल काम कर रहा था, तो उसके लिए उसने क्या किया, क्रॉस प्लेटफॉर्म एक फ्रेमवर्क बनाना स्टार्ट किया ताकि उसके ऊपर लोग काम कर सके, और उसने अर्ली ओपन किया फॉर एंड्रॉइड एंड iOS, ताकि इसका अडॉप्शन जल्दी हो जाए जो ऑलरेडी लोग यूज कर रहे हैं। देन उसके बाद में हम वेब और बाकी चीजों के लिए यूज करेंगे। एक टाइम के बाद आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे, जब गूगल फुशिया ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज कर चुका होगा, ऑटोमेटिकली फ्लटर में उसकी एबिलिटी आ चुकी होगी, और फ्लटर लैंग्वेज ऑलरेडी सबको आता रहेगा, तो ऑटोमेटिकली लोग उसको अडेप्ट करने में उनके लिए बहुत आसानी होगी। तो मेन स्ट्रेटजी गूगल का ये था, लेकिन उन्होंने फ्लटर पे इतना अच्छे खासे तरीके से काम किया कि उन्होंने एंड्रॉइड और iOS को मतलब बाकी एनवायरमेंट से रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस एंड ऑल। अगर हम थोड़ा और नीचे जाते हैं, यहाँ पे स्टेबल, बीटा, अल्फा एंड डेव, ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो गिट पे मैनेज किए जाते हैं, और फ्लटर के टर्म्स में बात करेंगे तो उसको हम चैनल्स बोलेंगे, ठीक है। फ्लटर चैनल, स्टेबल, बीटा, अल्फा या जो भी है। अगर हम फ्लटर कमांड रन के कर चेंज कर रहे हैं, तो अगर हम गिट कमांड रन करके अगर चेंज करना चाहेंगे, तो हम गिट जो भी ब्रांच नेम है उसको यूज करके या उसका वर्जन आईडी यूज करके हम वहां पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये वाले पोर्शन पे आप लोगों को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, सो विल मूव अहेड। तो अब हम एक बेसिक सा स्क्रीन का सैंपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो साइड में अगर आप लोग देखते रहोगे, मतलब हम यहाँ पे पॉइंट में विजिट में आते हैं कि विजिट एग्जैक्टली है क्या, जो कि जैसे हमने बात की कि विजिट एक पूरा का पूरा क्लास के रिलेटेड ही है। तो अगर हम यहाँ पे सिंपल टर्म्स में देख सकते हैं, तो ये ऐप बार है, ठीक है। एक यहाँ पे छोटा सा बैनर है, उसके बाद में ये कैटेगरी है, ओके। और यहाँ पे फिर एक प्रमोशनल बैनर है, और उसके बाद में यहाँ पे एक बॉटम नेविगेशन बार है जिसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। तो उसका एक जस्ट मैंने रफ स्केलेटन बनाया है, अगर आप लोग एक बार अंडरस्टैंड करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बात किया किसके रिगार्डिंग में, कि ऐप बार है, तो ये हम यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए हम जो भी टर्म हमारे पास है, जो बेसिक लेवल पे हम टर्म्स यूज करते हैं, तो फॉर एग्जांपल ऐप बार जो है हम उसको हेडर विजिट बोलते हैं इन सिंपल टर्म्स। ये वाले जो पूरे पार्ट थे यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कैटेगरी विजिट, ओके। इन अ सिमिलर वे हम ये जो प्रमोशनल बैनर है उसको हम बैनर विजिट बोल सकते हैं, और जो नीचे बॉटम नेविगेशन बार में है उसको हम बॉटम नेविगेशन बार विजिट बोलते हैं, ओके। तो अब इसका विजिट ट्री, मतलब जब हमने यहाँ पे तीन चीज के बारे में बात किया कि बेसिकली एक हो सकता है विजिट ट्री क्या है वर्सेस एलिमेंट ट्री वर्सेस रेंडर ट्री, ओके। तो हम पहले विजिट ट्री से, जैसे हमने एक बेसिक लेवल पे बात की, तो विजिट ट्री किस तरीके से दिखेगा इस पर्टिकुलर ऊपर वाले के लिए अगर हम देखेंगे तो ध्यान से,
तो इसमें थोड़ा हम डिटेल में आते हैं। अगर यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे आप, तो ये क्या दिख रहा है, एक कैटेगरी का एक ऑप्शन है जिसके अंदर एक इमेज है, और यहाँ पे हम और ऑब्जर्व करेंगे तो इमेज के साथ साथ में उसका एक टेक्स्ट है। ये पूरा का पूरा एक पार्ट है, राइट। यहाँ पे एक दूसरा इमेज है, उसका एक टेक्स्ट है। ये मतलब एक पूरा मतलब इमेज एंड टेक्स्ट। तो सिमिलर वे में ये एक कैटेगरी, एक ऑप्शन है उस पर्टिकुलर कैटेगरी का, और वो दो चीजों से बना हुआ है, एक टेक्स्ट विजिट से और एक इमेज विजिट से। अब वही सेम चीज को मतलब कि हम और बाइफरगेट करेंगे, जो नीचे वाला लेवल पे अगर हम चेक करेंगे, तो एक बेसिक या बेस लेवल पे जो विजिट होता है उसको हम मटेरियल विजिट बोलेंगे। जैसे हमने बात किया था एक मटेरियल विजिट और क्यूपर्टिनो पैकेज बेसिकली फॉर iOS, राइट। तो यहाँ पे हम बेसिकली मटेरियल विजिट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एंड्रॉइड के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो अब मटेरियल विजिट में ऑन द टॉप ऑफ वहाँ पे मल्टीपल ऐसे और भी फीचर्स हैं, लेकिन उसमें से हम स्कैफोल्ड विजिट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हमें एक स्क्रीन को अच्छा खासा लेआउट और स्ट्रक्चरिंग सेट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, मतलब जो एक बेस लेवल पे, ये दो चीज समझ लो कि बेस लेवल पे पूरा पूरा आपको हेल्प करेगा। उसके बाद में पूरे स्क्रीन पे हम डिवाइड करेंगे, तो एक ये होगा ऐप बार, कैटेगरी, बैनर एंड बॉटम नेविगेशन। ये सारे के सारे विजिट है। ओके, ये विजिट को हम अगर फर्दर बाइफरगेट करेंगे तो कैटेगरी में, जो कि कैटेगरी विजिट दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया है, इमेज विजिट में और टेक्स्ट विजिट में, और दोनों को मिलके एक कैटेगरी का ऑप्शन बना है। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा और ऐड नहीं किया क्योंकि अब जगह नहीं थी यहाँ पे, लेकिन मोस्टली कैसा है कि इस तरीके से आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो ये कैटेगरी का पूरा सेक्शन किस तरीके से बना हुआ है, इमेज विजिट और टेक्स्ट विजिट को मिला के एक कैटेगरी ऑप्शन विजिट बना हुआ है। और कैटेगरी ऑप्शन विजिट को जब मल्टीपल टाइम्स हमने वो किया, रोल आउट किया या मल्टीपल लूप में रन करके हमने लिखा, उस तरीके से मल्टीपल हमारा कैटेगरी ऑप्शन विजिट आ गया इन अ सिमिलर वे। अगर हम आगे बात करते हैं बैनर, अगर बैनर आप लोग देखोगे तो बैनर में सिंपल है, टेक्स्ट है, इमेजेस है, दोनों को यूज करके बना हुआ है। इन अ सिमिलर वे बैनर में भी टेक्स्ट इमेजेस को यूज करके पूरा का पूरा विजिट बना है। मतलब फ्लटर में हर एक चीज विजिट है, एक विजिट के अंदर हम मल्टीपल विजिट होल्ड कर सकते हैं। इन अ सिमिलर वे बॉटम नेविगेशन बार में, बॉटम नेविगेशन बार एक हमारा पेरेंट विजिट है, उसके अंदर चाइल्ड विजिट है। चाइल्ड विजिट सपोज ऑप्शन 1 अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जो कि ये आइकन, फिर ये टेक्स्ट, आइकन टेक्स्ट, आइकन टेक्स्ट, आइकन टेक्स्ट। मतलब ऑप्शन 1 विजिट कंटेन्स आइकन विजिट और टेक्स्ट विजिट, ये दो तरीके से। सो यहाँ पे ये हमने जैसे एक ट्री, मतलब ट्री इसलिए बनाया है कि ये विजिट का लेवल कैसा है, मतलब कौन सा विजिट कौन से वाले पेरेंट पार्ट को बिलोंग करता है, कौन सा विजिट कौन सा वाले पेरेंट पार्ट को बिलोंग नहीं करता। अगर मैं कोड में जाके डायरेक्टली बॉटम नेविगेशन बार अगर विजिट में डिसेबल कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे ये सारे फीचर्स डिसेबल हो जाएंगे। ये बॉटम नेविगेशन बार का ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा है हमें, वो डायरेक्टली डिसेबल हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। इन अ सिमिलर वे हम यहाँ से किसी भी एक पेरेंट को अगर मॉडिफाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है उसका चाइल्ड मॉडिफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा चाइल्ड ट्री विजिट कंट्रोल कर सकते हैं, और इस तरीके से हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। अगर हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखना है तो कोड में, तो विजिट ट्री जो बेसिकली ये है, जो हम कोडिंग टर्म में जब लिखेंगे उसको हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को विजिट ट्री बोलते हैं। मतलब हम उसको स्ट्रक्चर कैसे करेंगे इन टर्म्स ऑफ आवर कोड, ठीक है। और उसके बाद में जब हमारा एलिमेंट ट्री क्या है, एलिमेंट ट्री बेसिकली आपका रन टाइम एनवायरनमेंट जब स्टार्ट होता है, मतलब एक बार जब एप्लीकेशन को आप बिल्ड करते हो, ओके, बिल्ड यानी कि एक उसका एपीके फाइल बनाते हो। एपीके फाइल बनाने के बाद में उसके अंदर जब एप्लीकेशन को आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, वो आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, और उसका एक मीनिंगफुल सेंस बनाता है इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब विजिट जो है दो टाइप के हैं, एक स्टेटफुल विजिट है और स्टेटलेस विजिट है, जिसके बारे में जब हम कंप्यूटर पे जाएंगे डिटेल में बात करेंगे। अभी हम जैसे एक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो जितने भी विजिट्स बनेंगे यहाँ पे, विजिट का ऑलरेडी एक स्टेटफुल, स्टेटलेस
या जो भी ऑप्शन रहेंगे, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली एक स्ट्रक्चर बन जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट हुआ एक एलिमेंट्री में, एक स्ट्रक्चर में। जब फॉर एग्जांपल जब हम होम स्क्रीन पे रहेंगे, तो होम स्क्रीन पे ये सारी चीजें हमारी रेंडर हो रही है, ठीक है। जो भी ऑप्शन है हमारे पास, अगर ये रेंडर हो रहा है, तो ये स्क्रीन पे फॉर एग्जांपल अगर उस पर्टिकुलर स्क्रीन पे अगर हमारे पास ये एक पूरा का पूरा ऑप्शन है, राइट। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इस पोर्शन में हमें कौन से ऑप्शंस दिखने चाहिए, तो वो सारे ऑप्शंस एलिमेंट्री वहां पे ऑलरेडी उसको एग्जीक्यूट करके रखेगा, और उस सारे एग्जीक्यूटेबल चीजों को रेंडर ट्री क्या करेगा कि सिंपल टर्म्स में उसको रेंडर करेगा। मतलब अगर मेरे पास मल्टीपल विजिट ट्री है, या मेरे पास 5 स्क्रीन है, स्क्रीन होम, स्क्रीन इंस्टामार्ट, जैसे वहां पे एक ऑप्शन था, स्क्रीन फूड, स्क्रीन अकाउंट। या अभी यहाँ पे हम बात करेंगे जब कंप्यूटर, जब हमारा एप्लीकेशन बिल्ड होगा और स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे एक विजिट एलिमेंट ट्री बनेगा। मतलब विजिट ट्री हम तो मल्टीपल हमने जो कोड करके बना दिया, उसका तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, उसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लेके एक एलिमेंट ट्री बनेगा। एलिमेंट ट्री बेसिकली उस होम के कोड को एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बन गया स्ट्रक्चर। एलिमेंट्री होम का है, एलिमेंट्री इंस्टामार्ट का है, एलिमेंट्री फूड का है, एलिमेंट्री मेरे पास इसका है। और जब मैं होम स्क्रीन पे जाऊंगा, तो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री जो एग्जीक्यूट होगा या रेंडर होगा, सिर्फ और सिर्फ होम का होगा। मतलब मेरे पास मल्टीपल एलिमेंट्री बना हुआ है जब मेरा कोड रन हुआ, लेकिन रेंडर उसमें से जो होगा उसको हम रेंडर ट्री के बारे में बात करेंगे। मतलब ये हमारा विजिट, हमारा एलिमेंट और रेंडर ट्री। रेंडर ट्री जो फुलफिल करेगा उसके यूआई को। एलिमेंट विजिट ट्री हमारा कोड हो गया, एलिमेंट ट्री हमारा जो हो गया बेसिकली इंस्ट्रक्शंस इन टर्म्स ऑफ एट द रन टाइम। ओके, तो ये रन टाइम में जो भी इंस्ट्रक्शंस बने, या उसको जब भी वो स्क्रीन पे या बटन पे क्लिक करते हैं, उस इंस्ट्रक्शंस को जो रेंडर करेगा वो रेंडर ट्री है। तो अगर हमारे पास 3 ऑप्शन, ये चीज अगर क्लियर है आप लोग को, तो एक बार आप लोग चैट में बोलिए, अगर इस पे कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। सो विजिट ट्री हमारा सेट ऑफ कोड, एलिमेंट ट्री बेसिकली जब रन टाइम होगा और वो विजिट ट्री यानी कि हमारे कोड को जब एट द रन टाइम एनवायरनमेंट जब बिल्ड होंगे या हमारा सारा फीचर आएगा, तो एलिमेंट ट्री में आता है। और एलिमेंट ट्री को जब हम कन्वर्ट करते हैं बेसिकली रेंडर ट्री में, या जब हम वो पर्टिकुलर स्क्रीन पे जो ऑप्शन हमारा रेंडर होता है, जब हम उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को क्लिक करते हैं, तो वो जो रेंडर होगा उसको हम रेंडर ट्री बोलते हैं बेसिकली। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कोड, और जब रन टाइम में हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन है वो लोड होगा, और उसके बाद में जो भी इंस्ट्रक्शंस पे हम क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं होम स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ, सिर्फ होम स्क्रीन ही मेरा लोड होना चाहिए, उसके अलावा और कोई भी चीज लोड नहीं होना। तो इसका रीजन क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 GB ऑफ रैम है एंड 1 कोर प्रोसेसर है, ठीक है। वो एक बार में एक ही स्क्रीन रेंडर कर सकता है। तो अगर मेरे पास एलिमेंट्री पूरा का पूरा बना हुआ है हर एक स्क्रीन का, और मैं होम स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ और बैकग्राउंड में हमारा अकाउंट स्क्रीन भी रेंडर हो रहा है, इंस्टामार्ट स्क्रीन भी रेंडर हो रहा है, फूड स्क्रीन भी रेंडर हो रहा है, तो ये ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा। तो इससे फायदा क्या होता है कि जब आपने सेट ऑफ कोड इंस्ट्रक्शन आपका कन्वर्ट हुआ या लोड हुआ, उसके बाद में रेंडर हमें वही करना है जो हमारा करंट मोमेंट पे चल रहा है। हम हर एक चीज को रेंडर करके पीछे लोड करके नहीं रखेंगे। जब हमें नीड होगी, जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट, जब भी हमें उस चीज की नीड होगी उस टाइम पे हम उसको रेंडर करेंगे। तो उस तरीके से वो रेंडर ट्री के बारे में कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, एलिमेंट्री रेंडर ट्री। अब 2 टॉपिक और है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो, एक लाइफ साइकिल मेथड्स, बेसिकली इनिट स्टेट। इनिट स्टेट से नाम से मालूम पड़ता है कि जब भी हमारा फ्लटर स्टार्ट होगा या हमारा उस पर्टिकुलर विजिट स्टार्ट होगा, तो इनिट स्टेट जो है फंक्शन उस पर्टिकुलर क्लास में, फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास बनाता हूँ होम करके, उसके अंदर एक फंक्शन रहेगा मेरा इनिट स्टेट करके, या मल्टीपल फंक्शंस रहेंगे बेसिकली, एक बिल्ड फंक्शन रहेगा,
एक डिपेंडेंसी चेंज करके फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो अब जैसे ही मेरा ये विजिट लोड होगा या ये क्लास लोड होगा, ऑटोमेटिकली सबसे पहले मेरा ये इनिट स्टेट फंक्शन कॉल हो जाएगा। सिमिलर टू कंस्ट्रक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है, जब भी हमारा क्लास सबसे पहले कॉल होता है तो उसके सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद में हमारा इनिट स्टेट कॉल होता है, और अकॉर्डिंगली बिल्ड कॉल होगा या डिपेंडेंसी कॉल होगा, डिपेंडिंग ऑन द सर्टेन इवेंट्स व्हिच इज हैपनिंग इन द फ्लटर। अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट में भी देखेंगे वो सारी चीजें लिखी हुई है, आप लोग अगर गूगल भी जाएंगे, गूगल पे भी आपको ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगा, जस्ट ये ब्रीफ यहाँ पे हम दे रहे हैं। इन अ सिमिलर वे किसी भी विजिट में अगर हमारा चेंजेस आता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये डिड, मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरा स्क्रीन है, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल कैटेगरी के ऑप्शन थे, राइट। अगर इस कैटेगरी पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मतलब एक इवेंट ऑकर हुआ, ऑटोमेटिकली ये वाला विजिट, ये वाला जो लाइफ साइकिल फंक्शन है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। या अगर फॉर एग्जांपल मैं होम स्क्रीन से फूड स्क्रीन पे जा रहा हूँ, मेरा फूड स्क्रीन वाला जो फंक्शन क्या हो रहा है, डीएक्टिवेट हो रहा है करंट मूवमेंट के लिए। ऑटोमेटिकली ये डीएक्टिवेट वाला फंक्शन उस वाले विजिट में या फंक्शन में क्लास में कॉल होगा, और जब मैं ये वाला क्लास कॉल करूंगा यानी कि इंस्टामार्ट वाला या फूड वाला, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर उसका इनिट स्टेट कॉल हो जाएगा। और ये जो सारी चीजें हैं कि हम रिसोर्सेज को बचा सके, हमारे पास अगर लिमिटेड रिसोर्स है लाइक 1 GB रैम बोले या 1 कोर सीपीयू बोले, तो हम अनलिमिटेड रिसोर्सेज या एक मोबाइल का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका बैटरी से लेके हर एक चीज जो है ना, वो डिस्चार्ज से लेके हर एक एक्टिविटी वहाँ पे होने लगी। इसके लिए हम मिनिमल से और इफिशियंट प्रोग्राम लिख सके और एक हाई परफॉर्मेंस अचीव कर सके किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये लाइफ साइकिल मेथड्स जो है उसके लिए यूज होता है। और कोई क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों को? ओके, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अभी स्टेट मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं। अगर नॉर्मल टर्म्स में अगर हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करेंगे, तो वहां पे कैसा होता है कि हम एक क्लास से डेटा अगर हम दूसरे क्लास में भेजना चाहेंगे, तो हम क्या करते हैं कि एक क्लास का इंस्टेंस दूसरे क्लास में बनाते हैं, राइट। तो और उसके बाद में उस क्लास का हमें जो भी वेरिएबल एक्सेस करना है, उसके इंस्टेंस या उसके कॉपी से हम डॉट ऑपरेटर यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हमारे लिए बहुत आसान होता है जब एक क्लास से दूसरे क्लास में हमें वो करना होता है, क्या बोलते हैं, उसका सामने वाले का वैल्यू यूज करना होता है। हमें मालूम है कि हम सिंपल टर्म्स में क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली एक क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे और उसका जो भी वैल्यू है हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस अगर स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ का वैल्यू अगर नीचे वाले क्लास में जा रहा है, और उसके बाद में हमें हर बार इसकी डिपेंडेंसी यहाँ पे स्टोर करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर नंबर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ से जो भी चीज हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं उसके बाद में यहाँ पे लेके जा रहे हैं। अभी यहाँ से मतलब फॉर एग्जांपल लेवल 1 वाला जो हमारा क्लास है, वहां पे हमने जो भी चीज चेंज की, ऑटोमेटिकली मुझे लेवल 2 वाले क्लास में भी आके चेंज करना पड़ेगा, और ऑटोमेटिकली हमें आके लेवल 3 वाले पार्ट में भी आके चेंज करना पड़ेगा। तो अब ये डिपेंडेंसी कैसा है कि अगर हमें फॉर एग्जांपल और भी एक लेवल के ऊपर अगर काम करना है, तो हमारे पास एक और आ जाएगा और लेवल 3 लेवल 4 का भी पार्ट आ जाएगा। तो अब ये क्यों आता है, और इसका एक्चुअल या प्रैक्टिकल एग्जांपल में हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे व्हाट्सएप के बारे में ही बात करते हैं। जब व्हाट्सएप हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे होम स्क्रीन होता है, राइट। और उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे टैब होता है। टैब में हमारे पास कैमरा ऑप्शन है, चैट ऑप्शन है, स्टेटस है ऑप्शन, और कॉल ऑप्शन है। ओके, तो अब नॉर्मल केस में अगर मुझे होम स्क्रीन पे मेरा कोई डेटा है, सपोज नेम जो मेरा है वो मेरे पास होम स्क्रीन पे ही है, और वो मुझे पास करना है मैसेज वाले स्क्रीन पे, ठीक है। तो मैं होम क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट करके डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकता, या जिस तरीके से करना है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क हमें अलाउ नहीं करता, या कुछ मेथड्स और इंस्ट्रक्शंस उस तरीके से हम नहीं लिख सकते, क्योंकि वो इतना एफिशिएंट रिजल्ट नहीं देगा। तो अगर हमें मतलब नॉर्मल वे से अगर हम करना चाहते हैं उस तरीके से कर भी सकते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिकली वो कैसा होगा कि आपको एक इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस देगा। अब यहाँ पे अगर हमें डेटा पास करना है, तो एक तो हम कर सकते हैं कि डायरेक्टली यहाँ से डेटा जो है टैब में पास करें, टैब के थ्रू ईच टैब में हम पास करें, और उसके बाद में उस पर्टिकुलर टैब से हम लेके जा रहे हैं नीचे मैसेज वाले स्क्रीन पे या चैट वाले स्क्रीन पे, और वहां से हम मूव कर रहे हैं बेसिकली मैसेज के अंदर। तो अब इस केस में कैसा सिनेरियो होगा
कि अगर हम ये होम स्क्रीन का डेटा फॉर एग्जांपल अगर हम चेंज करते हैं, अब हमें आके ऑटोमेटिकली हर बार इस कोड में वापस से चेंज करना होगा, टैब वाले पार्ट पे, कैमरा वाले पार्ट पे, सिमिलर वे में यूजर चैट लिस्ट वाले स्क्रीन पे, सिमिलर वे में हमें मैसेज स्क्रीन पे। तो अब हम जाके होम से डेटा यहाँ पे पास कर सकते हैं। लेकिन सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो प्रोवाइडर एक कॉन्सेप्ट है जो फ्लटर में मोस्टली यूज होता है। ऐसे बहुत और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बट मोस्टली लोग प्रोवाइडर यूज करते हैं, जहाँ पे एक जो नॉर्मल क्लास का कॉन्सेप्ट है उप्स प्लस सम एडिशनल फीचर्स प्रोवाइडेड बाय फ्लटर, दोनों को मिक्स करके एक प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट बनाए। ओके, तो यहाँ पे ये प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट हमें हेल्प करता है कि डायरेक्टली होम स्क्रीन से डेटा ये क्लास में पास होगा, यहाँ से डायरेक्टली हम किसी भी स्क्रीन पे पास कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम और विदाउट मॉडिफाइंग इन बिटवीन। मतलब यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएटरी जितने भी लोग हैं ना वो रिड्यूस हो जाएंगे, तो हम डायरेक्टली फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन डेटा आराम से पास कर सकते हैं, और नॉर्मल केस में हम डायरेक्टली पास नहीं कर पाते। तो ये स्टेट मैनेजमेंट का जो हमारा मोस्टली है यहाँ पे लास्ट टॉपिक है। ये वाले पॉइंट पे अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन रहेगा तो एक बार पूछ सकते हो, हम ये लैपटॉप या स्क्रीन पे जाएंगे तब वहां पे हम डिटेल में देखते हैं इस पे कैसे रहेगा। Anyone have any questions on the above topics? Okay, okay. So हम स्क्रीन पे स्टार्ट करते हैं। मैं आईपैड का अभी जो भी स्क्रीन शेयरिंग है मैं ऑफ करता हूँ, तो शिवानंद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे जो भी टॉपिक्स को आपको बताना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वो फ्लटर इंस्टॉलेशन वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीवन। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बार प्रैक्टिकल वन से। ठीक है, विकास ने ऑलरेडी बहुत एक कंसेप्ट्स के ऊपर एक ब्रीफ आपको ओवरव्यू दे दिया ऑलरेडी। ठीक है, कि फ्लटर क्या है एंड देन उसके अंदर कैसे विजिट ट्री क्या है, बाकी सारी चीजें सारी आपको उन्होंने थ्योरेटिकली बता दिया। तो हम लोग एक बार उसको प्रैक्टिकली देखते हैं, हम लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं एंड इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब अपना स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, my screen is visible to everyone. Once confirm in the chat. Yes, sir. Okay, so we'll start with. Okay, so basically first what we'll do, we'll start the installation part. Okay, so for installation we can go on the Chrome and type flutter installation. Okay, basically we'll do it on the Windows. For iOS it is already provided in the documentation. Okay, so if anyone is using the Mac OS, then he can switch to the Mac OS part from here. See, okay, so we'll start with the Windows part. Basically first step is that we have to download a stable version. Okay, basically in Flutter, as Vikas already told, there are 3 to 4 versions, like 3 to 4 versions. Like first is stable, dev, master and beta. So what is the difference between all these? Okay, so dev is where the developer, because Flutter is a community of the developers. Okay, so there are many developers who are contributed their work to Flutter. Okay, like you are a developer, you are creating a calendar. Okay, so your calendar is very good and you want to share with everyone. So what you will do, you will create a package of that calendar and post over the Flutter community part. Okay, so over the world, anyone can access that package and use for their work. So this is what the Flutter is all about. Developers contribute their works to Flutter community and there everyone uses it. Okay, so the dev version is that where the developer are contributing their work. Okay, so they can change their work also, they can remove their package from the Flutter community. So that's why this is for developer. Okay, where if you are using dev and you are using a calendar package, okay, like you are using, your application is working well, but suddenly the developer removes his package from the Flutter community, then what happen, your code will
stop working. Okay, so this is what dev is, and that's why we use stable version, because in the stable develop, it is like verifies that the developer can't remove his Flutter package from the Flutter community. Okay, so that's why we basically use stable one. So we'll download it from the here. Okay, Flutter window. This is the version 2.10.3 stable zip. We'll once download it. Okay, once after the downloaded, what we'll do, I've already downloaded my system. Okay, I will create a folder in the drive. Okay, so it is in the zip format. When you will download it, it will be in the zip format. You have to extract it. I've extracted it. Okay, here. And what I will do, I will just after extraction, you can see that there is a folder named Flutter, and it's already have the files and folders. Okay, this is what it is available on the Git, where Vikas has shown you already on the Flutter GitHub, where the Flutter all codes are managed. Okay, so we'll see how we can set the environment variable. We can go to the environment variable and we can see the path here. Okay, this one. After going to the path, what we'll do, we'll provide the path of the Flutter bin. Okay, so what we'll do, we'll go to the extracted part, extracted folder. Okay, this table one. After that, we'll go to the folder name Flutter, and after that bin. Okay, because this is the part where the main execution or the commands are lying. Okay, so we'll copy this path and we'll just paste it here. Okay, I have already pasted, you can see, and we'll just save it. Okay, and again, okay. So now what we can access it. Okay, if you will open your command line after setting the environment path variable. Okay, so if you write Flutter, okay, it will show you the list of commands that you can run using Flutter. See, there are many commands, like you can see version, you can see what's the channel, you can clean everything. Okay, so basically first I will see what my Flutter version is. So the command is Flutter hyphen version. Okay, I click OK, then it will show me the what version I am using currently. Okay, so my version is C 2.5.3. My framework, my engine, my tools, like Dart, which version I am using, 2.14.4. Okay, so this is what the installation part is. Okay, and we'll start with the creating our basic application. Okay, so how many of you have already created an application in Flutter? If anyone, you can share it in the chat, yes or no. If you have ever created a mobile application in Flutter. Okay, so we'll start with the creating of our first application. Okay, so there is a command in Flutter to create a project of our application. Okay, so the command is Flutter create, and the name of the project you want to name, like name of the your app. Like I will start with Hello World. So here is the naming convention. Okay, you can't use hyphen or uppercase. You have to only use lowercase and underscore. Okay, so I'll hit this command Flutter create hello world. So this will create a project of Flutter. Okay, so we'll see this is the basic uh, files and everything this is generating. Okay, so it has already generated. Okay, so what we'll do, we'll go to the folder. Okay, I'll open it with Visual Studio Code.
Okay, so you can see after hitting that command flutter create our project name, it have generated a set of files and folders. Okay, so here some basic files pubspec.yaml and leaf folder. So as Vikas told you, it's a cross-platform framework. Okay, so it will give us two folders, Android and iOS, because we can build the application in Android as well as iOS. Okay, so that's why there is two folder named Android. This folder consists of all the specification required for Android system, and iOS folder will consist the all the specification required for iOS device. Okay, and this lib folder is where we create our folders and files for doing the main code. Okay, and then we have a file name pubspec.yaml. Okay, so this is the file where we can import our third party libraries. Like I told you, Flutter is a community of developers. They post their packages there, and we can use it. Like a developer has created a calendar that is very good. Okay, and you want to use it. You don't want to create your new calendar. Okay, so you can directly use his code. So Sure, I want to ask a question. So is it possible to build an iOS application on Windows? yes, you can write the code, but for the build purpose and for the compilation and all, you have to use the Mac OS. Why is there any specific reason for that? Because the iOS device that supports that uses the Swift command and Swift language. That's why. And the Windows doesn't support the Swift. It has to be done on the Mac OS. Okay. Okay. So here is the dependencies part. Okay, if I scroll down, so if I have a third party package, okay, so I can write it here like HTTP, or this name you will find on the website of Flutter. Okay, there is a website named pub.dev. Okay, so this is the website where you can find the packages that were posted by other developers in the community so that you can use it. Okay, so I have used a package called HTTP. Okay, so this is the package that has been provided by the Dart dev. Okay, this is the publisher part. If it has this sign, a verified sign, that means that developer and the community that posted it now, it is verified, and you will rely on it, that they will not pull their code in future or something like that. Okay, so this is from where you can get this, and the installation part also you can get it. How can you install it in your system? So this is the command. Okay, flutterpub HTTPs. Okay, so what we'll do, so this is the dependencies part where we have to put it. So what I will do, Just tell me one thing. By using that command, what will happen if I write that command? okay, so this command will do, it will download all the package, all the files that has been consist by this package. Okay, like you have already used the npm in the node or javascript, from where you want, if you want to use the third party library, so what you can do, you can just go on the npm site, node package manager, and you can directly get that package name, like you want to get path or require something. So we will do npm I, that for npm install it. This, what that command will do, it will download all the dependencies and the files in your system device. Okay, सो लाइक दिस, अभी हम लोग ने यहाँ पे क्या किया कि हम लोग ने यहाँ पे HTTP जो है ना, ये HTTP करके पैकेज है, उसको हम लोग ने अपने जो भी लोकल डिवाइस है या फिर जो भी मेरा प्रोजेक्ट है वहां पे मैंने उसको इंस्टॉल कर लिया. तो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, HTTP का जो भी फंक्शनैलिटी था ना, वो मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकता हूँ. ठीक है, ऐसा मैं किसी भी पैकेज लिए कर सकता हूँ जो मेरे पब डेव कम्युनिटी पे अवेलेबल है. ओके,
सो ये जो pubspec डॉट यामल पार्ट जो फाइल है ना, ये इसलिए यहाँ पे रहता है अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में, क्योंकि इफ हमको थर्ड पार्टी पैकेज या फिर कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करनी है, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे ये इस पर्सपेक्ट डॉट यामल फाइल के थ्रू हम लोग उसको अपने जो भी प्रोजेक्ट फोल्डर है या फिर प्रोजेक्ट है उसमें हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट पर्सपेक्ट डॉट यामल डू। ओके, सो ये मैंने जस्ट एक ब्रीफ दे दिया अपना फोल्डर स्ट्रक्चर जो भी बना हुआ है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी एक एमुलेटर यहाँ पे चालू करके रखा हुआ है अपने यहाँ पे, ठीक है, जस्ट रेप्लिका ऑफ आवर मोबाइल डिवाइस। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्टली मोबाइल शो नहीं कर सकता, इसलिए मैंने एक एमुलेटर क्रिएट करके लिया। ये एमुलेटर क्रिएट करने का पार्ट भी आप एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू कर सकते हैं। मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल्ड है, इसके लिए मैं इसको इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। बट इफ आपको ये एमुलेटर क्रिएट करना है अपने डिवाइस पे, तो आपको एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड देन वहां पे जाके आपको एक एमुलेटर क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये काइंड ऑफ एक वर्चुअल फोन हो गया जो आपके डिवाइस पे ही रहे, आपके लैपटॉप पे ही रहेगा या फिर आपके कंप्यूटर पे ही रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें गूगल ने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखी हुई है। ठीक है, तो कैसा आपने ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस का नेम है एक पिक्सल 3a, लाइक ये फोन है पूरा का पूरा जो आप वर्चुअली यूज कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट पर्पज के लिए। ओके, तो ये मेरा एमुलेटर हो गया। तो अभी जैसे ही हम लोग ने वो अपना कमांड रन किया था ना, फ्लटर क्रिएट, तो अभी वहां पे क्या होता है कि एक जैसे वहां पे एक बेसिक सेट ऑफ कोड वो लोग ऑलरेडी करके देते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग जैसे अपना ये रन करेंगे ना अपना कोड, तो हम लोग को कुछ तो स्क्रीन पे दिखने लगेगा। ओके, अदरवाइज क्या होगा, हम लोग को स्टार्टिंग से सारा स्पेसिफिकेशन और एवरीथिंग करना पड़ेगा, वो एक हेक्टिक प्रोसेस होता है। इसलिए फ्लटर ने ऑलरेडी आपको ये फंक्शनलिटी दे रखी हुई है कि जैसे आप आपका कमांड रन करोगे फ्लटर क्रिएट, आपको एक बेसिक सेट ऑफ फोल्डर्स एंड अ बेसिक फाइल कॉल्ड मेन डॉट डार्ट, ये आपको क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि मेन डॉट डार्ट करके फाइल का नेम क्यों क्रिएट हुआ और वो फाइल का यूज क्या है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करके एक बार चेक करते हैं कि प्रॉपर जो भी हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है या फिर उसमें कुछ एरर है अभी भी। तो रन करने के लिए मैं डायरेक्टली F5 यूज कर सकता हूँ या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे रन में जाके स्टार्ट डिबगिंग कर सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट डिबगिंग करता हूँ। इफ किसी को कुछ डाउट है ना, तो आप पूछ सकते हो एक बार चैट में या फिर अपना माइक ऑन करके भी डायरेक्टली, क्योंकि अभी ये डीबग प्रोसेस में थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये मैंने यहाँ पे लॉन्च करा हुआ है। जैसे ही आप एक दो बार आपका डीबग ऑलरेडी आपने कर चुके रहेंगे ना, तो आपका डिवाइस पे वो फास्ट लोड होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट टाइम। ओके, तो ये एटलीस्ट 1-2 मिनट लेता है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके जो भी लैपटॉप है या फिर आपका कंप्यूटर है उसके डिवाइस स्पेसिफिकेशन पे कि उस पर रैम कितना है एंड एवरीथिंग। अगर किसी को फ्लटर इंस्टॉलेशन वाले पार्ट पे कोई क्वेश्चन है तो एक बार पूछ सकता है। ओके, minimum RAM required for running the Flutter is like 8 GB and i5 processor if you want to run it smoothly, otherwise it will lag. It is taking more time.
ओके, सो यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि जैसे ही जैसे हम लोग ने स्टार्ट डिबगिंग किया था तो यहाँ पे कुछ तो स्टेटस चेंज हो रहा था। लाइक पहले कुछ तो सोर्स कंट्रोल करके लिखा होता, अब रनिंग ग्रेडल टास्क। अब ये जो बिल्ड प्रोसेस होता है ना इसका, अब ये इंस्टॉल कर रहा है मेरे डिवाइस पे। सी इंस्टॉलिंग बिल्ड मतलब जो एपीके फाइल बना हुआ है वो मेरे यहाँ पे सिस्टम पे वो इंस्टॉल कर रहा है मेरे एमुलेटर पे। तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। ओके, सो यहाँ पे ये दिख रहा है, आपको अगर दिखता होगा जैसे एमुलेटर पे मेरे यहाँ पे फ्लटर डेमो होम पेज करके आ गया, ठीक है। और यहाँ पे यू हैव पुश द बटन दिस मेनी टाइम्स लाइक 0। ओके, अभी यहाँ पे ये जो लोग ने बेसिक आपको कोड लिख के दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या है, ये आपको नीचे एक बटन दिखता होगा प्लस करके। मैं यहाँ पे जितनी बार क्लिक करूंगा ना वो यहाँ पे काउंट इंक्रीमेंट करते जाएगा। तो ये कैसा है, बेसिक कोड जैसे आप फ्लटर क्रिएट का कमांड रखते हो ना वो आपको बना के दे देता है। इफ आपको इसकी नीड है तो आप यूज करो, अदरवाइज आप पूरा क्लीन करके वापस से कोड लिख सकते हो। सो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये विजिट इंस्पेक्टर करके जो यहाँ पे पार्ट आया हुआ है ना, जो विकास ने आपको ऑलरेडी बताया था कि विजिट ट्री क्या होता है, और वहां पे आप उन्होंने आपको एक ड्रॉ करके दिखाया हुआ था कि आपका पहले टेक्स्ट बॉटम नेविगेशन बार है, देन उसके अंदर आपका 2 विजिट है, ऑप्शन है। सी तो यहाँ पे ना वो ऑलरेडी जैसे आप कोड कंपाइल करते हो तो आपको वो चीज बन के दिखती है। लाइक पहले मेरा क्या था, माई ऐप करके मेरा एक क्लास बना हुआ है, ठीक है। देन मटेरियल पेज, स्कैफोल्ड, बाकी सारी चीजें क्या मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, बट जस्ट ये आप हायरार्की देखो कि जैसे माई होम पेज करके क्लास है, उसके अंदर स्कैफोल्ड एक विजिट है, देन वो विजिट के अंदर कोई तो एक विजिट है, देन कॉलम है, देन कॉलम के अंदर टेक्स्ट है। तो ये सारी चीजें कैसे विजिटरी आपको यहाँ पे बन के दिख जाती है। ओके, सो आपको इससे एक इजी अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि कैसे आपका कोड रन हो रहा है, या फिर आपका जो भी स्क्रीन पे डिजाइन है वो कैसा दिखने वाला है। ओके, इसका एक और बेटर यूज है, इफ आपको यहाँ पे डिजाइनिंग देखना है, लाइक आपका ये जो बीच में यू हैव पुश द बटन दिस मेनी टाइम्स, तो यहाँ पे ना आप यहाँ पे ड्रॉ करके भी वो सारी चीजें चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे लाइंस आ गई है, अगर आप मेरे एमुलेटर पे देखते रहोगे तो यहाँ पे लाइंस दिख रही है आपको, ठीक है। तो ये जो लाइंस है ना ये आपको बताता है ये क्या रहता है, आपका जो भी ये विजिट है वो कितना हाइट ले रहा है, कितना विड्थ ले रहा है, उसका पैडिंग कितना है, मार्जिन कितना है, ये सारी चीजें ना आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले अपना एक हेलो वर्ल्ड का एक नॉर्मल कोड लिख के आपको दिखाता हूँ, देन आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सारी चीजें कैसे वर्क करती है वहाँ पे, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं विजिट इंस्पेक्टर यहाँ से बंद करता हूँ। ये जब भी आपको नीड रहती है आप डायरेक्टली यहाँ से चालू कर सकते हैं नीचे से। या फिर ये जो डिबग होते टाइम आपको यहाँ पे जो एक बटन दिख रहा है ना ब्लू कलर का, सर्च टाइप मैग्निफिकेंस ग्लास जैसा, ये आपका ओपन कर देता है विजिट इंस्पेक्टर, ठीक है। सो हम लोग बेसिक डायरेक्टली एक कमांड लिखते हैं, ये कमेंट्स की जरूरत नहीं हमको, तो मैं ये सारी चीजें निकाल देता हूँ यहाँ से। ओके, अभी यहाँ पे जैसे हम लोग जैसे फ्लटर क्रिएट का हम लोग ने कमांड रन किया, यहाँ पे क्या होता है एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनता है और एक फाइल स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो मेन डॉट डार्ट जो रहता है ना वो कभी भी आपके फ्लटर एप्लीकेशन में एंट्री पॉइंट होता है। लाइक आपका कोई भी एक एप्लीकेशन होता है, लाइक अगर आप जावास्क्रिप्ट या फिर कोई वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, एंगुलर वगैरह में कैसा रहता है कि आपका एंट्री पॉइंट index.html होता है, ठीक है। एक फाइल होगा जहां से आप किसी भी एप्लीकेशन या फिर किसी भी वेबसाइट पे एंट्री करेंगे, एंड देन उसके बाद आप पूरे वेबसाइट पे आप कहीं भी राउट नेविगेट कर सकते हैं। लाइक इंडेक्स पेज से आप किसी और पेज पे जाएंगे, देन वहां से किसी और पेज पे, तो देयर शुड बी एंट्री पॉइंट। ओके, तो ये जो मेन डॉट डार्ट है ना वो फ्लटर के लिए एक एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। तो जो भी इसका कंपाइलेशन या फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है मेन डॉट डार्ट से, ठीक है।
तो अभी हम लोग ने यहाँ पे क्लास बना के लिया हुआ, ठीक है। अभी माई ऐप का एक क्लास है यहाँ पे, जो अभी मेन डॉट आर्ट में एक मेन करके फंक्शन होता है, ठीक है, इसके लिए इसका नाम भी मेन डॉट आर्ट रखा है। मेन में एक फंक्शन रन ऐप करके, ये जो फर्स्ट एग्जीक्यूशन होता है ना, ये इसी फंक्शन को होता है, रन ऐप। देन रन ऐप क्या करता है, यहाँ पे उसको हम लोग ने एक पैरामीटर पास किया, माई ऐप करके एक क्लास है अपना, ठीक है। फ्लटर जो भी है वो पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पे है, तो यहाँ पे क्लासेस ही होने वाले सब जगह, क्लासेस फंक्शंस, ओके। तो यही दो चीज आपको यहाँ पे मोस्टली ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पैरामीटर में एक माई ऐप करके क्लास पास कर दिया है, ठीक है। तो ये स्टेटलेस क्लास है। अब मैं स्टेटलेस और स्टेटफुल दो चीज आपको विकास ने बताई, ठीक है। स्टेटलेस क्या होता है, स्टेटफुल क्या होता है। तो जो भी फ्लटर के ऊपर का जो भी स्क्रीन आप देखा होगा, आपने कोई भी एक एप्लीकेशन होगा, स्विगी देखा होगा, या फिर आपने, ओके स्विगी का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, आपने वहां पे कार्ट देखा होगा, आप कार्ट में कोई आइटम ऐड करते हो, तो आपको वहां पे प्लस का बटन रहता है, ठीक है, और बाजू में प्लस माइनस का बटन रहता है, और आपको बीच में काउंट दिखता है, राइट। अगर आपने प्लस किया तो आपका 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, अगर आपने माइनस किया तो वो डिक्रीमेंट होने लगता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना, ये आपका सेम स्क्रीन है, बट आपका जस्ट डेटा वहां पे चेंज हो रहा है, ओके। तो ये जो पार्ट है ना, ये कैसे होता है वो हम लोग स्टेटफुल के थ्रू कर सकते हैं। तो ये वाला जो डिफरेंस, ये स्टेटलेस और स्टेटफुल का डिफरेंस है ना, हम लोग ये बेटर इससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पूरा स्क्रीन हम लोग का चेंज नहीं होता है, जस्ट हमको जितना पार्ट चाहिए ना, हम लोग उतना पार्ट चेंज कर सकते हैं, ओके। तो वो वाला पार्ट जस्ट मैं भी आपको एक्सप्लेन करके लेता हूँ। तो हम लोग ने पहले एक माई ऐप का एक स्टेटलेस क्लास है यहाँ पे, ठीक है। मटेरियल ऐप, अभी यहाँ पे ना देखिए, विकास ने आपको बताया था कि यहाँ पे दो चीज होता है, मटेरियल एंड कुपर्टिनो, ओके। सो मटेरियल जो है वो गूगल ने ऑलरेडी अपने लिए डिफाइन करके रखा हुआ है कि जो भी एंड्रॉइड है या फिर जो भी गूगल वेबसाइट्स जो भी बनने वाले हैं वो मटेरियल प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, और जो iOS या फिर मैक की जगह पे रहेंगे वो सारे कुपर्टिनो प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। तो बेसिकली हम लोग ने ये विंडोज पे रन किया, तो हम लोग को इसने मटेरियल ऐप का एक बना के दिया हुआ है, ठीक है। मटेरियल ऐप में मैं यहाँ पे नेम दे सकता हूँ, ये फ्लटर डेमो जो है ना, ये एक्चुअली आपके ऐप का नाम है। अभी यहाँ पे मैं अपने एमुलेटर में इसको मिनिमाइज करता हूँ ना, तो ये जो एप्लीकेशन क्रिएट हुआ रहेगा ना, इसका नेम है फ्लटर। तो यहाँ पे एक टाइटल, यहाँ इसका हम लोग नेम भी चेंज कर सकते हैं। जो फ्लटर डेमो आपको दिख रहा है ना, ये फ्लटर डेमो होम पेज, ये सारी चीजें मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ अभी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्लास क्रिएट करके ले लेता हूँ, जहाँ पे मुझे अभी फिलहाल के लिए हेलो वर्ल्ड का एक लिखना है, तो मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, एक स्टेटलेस क्लास क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अभी विजुअल स्टूडियो कोड है ना, जो आपको एक शॉर्टकट कीज प्रोवाइड करता है बहुत सारा, अगर आपने ऑलरेडी फ्लटर का एक्सटेंशन यहाँ से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन में जाएंगे ना, ये जो यहाँ पे जो आइकन है एक्सटेंशन करके, और यहाँ पे आपने फ्लटर सर्च किया, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंशन है, अगर आपने ये ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो आपको कोड करने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है, ठीक है। क्योंकि अभी कैसा होता है कि आप सारी चीजें हमेशा याद नहीं रख सकते, ओके। तो आपको क्या होगा, कोड करने में इजी जो मेथड लगेगा आप वही यूज करोगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड में ऑलरेडी बहुत सारे एक्सटेंशन अवेलेबल है, तो हम लोग फ्लटर करके एक एक्सटेंशन है वो यूज कर रहे हैं। तो इसमें यूज का फायदा क्या है कि जैसे मैंने st लिखा, ओके, तो मुझे ये पॉपअप देता है, फ्लटर स्टेटफुल विजिट, फ्लटर स्टेटलेस विजिट। अब मैं जैसे ही किसी एक पे क्लिक करूंगा ना, तो मुझे सेट ऑफ कोड, यहाँ पे देखो राइट साइड में आपको सेट ऑफ कोड भी दिख रही है, तो ये कुछ ऐसा कोड बना के दे देगा आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टेटलेस पे क्लिक करता हूँ, सी मेरे को यहाँ पे पूरा का पूरा कोड बन के आ गया, मुझे पूरा लिखना नहीं पड़ा, क्लास एक्सटेंड स्टेटलेस कॉन्स्ट एवरीथिंग, यहाँ पे डायरेक्टली उसने वहां पे आपको एक बन के दिख गया, ठीक है। देन जैसे मुझे कोई भी नेम देना है, मेरे को नेम देना है हेलो वर्ल्ड, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी सी आपको कंटेनर क्या होता है, विजिट्स होते हैं, बहुत सारे विजिट्स होते हैं। ये जो कंटेनर या विजिट है ना, ये कुछ नहीं है बट एक क्लास ही है। अगर आप इसके अंदर जाओगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे गो टू डेफिनेशन करा हुआ है, ठीक है, राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन, तो कंटेनर जो यहाँ पे दिखेगा ना आपको, वो भी एक क्लास ही है, जो एक वो भी एक स्टेटलेस क्लास है, ठीक है। तो विजिट्स जितने भी मिलेंगे ना आपको, विजिट्स, कंटेनर, रो, कॉलम, सेंटर, अलाइनमेंट, ये एवरीथिंग इज अ उप्स, बेस्ड ऑन उप्स कॉन्सेप्ट लाइक क्लासेस एंड फंक्शंस, ओके। तो यहाँ पे मुझे एक अभी कंटेनर है बेसिकली। अभी आप मेरा एमुलेटर अगर आपको दिखता होगा, तो वहां पे आपको दिखेगा कि ये जो ब्लू कलर की ऊपर जो पट्टी बन के आई है ना, वो बेसिकली क्या होता है, ऐप बार होता है, ठीक है। एंड नीचे जो आपको राइट साइड कॉर्नर में दिख रहा है नीचे,
वो एक फ्लोटिंग एक्शन बटन है। एंड ये जो बीच का व्हाइट स्पेस है जहाँ पे यू हैव पुश्ड द बटन दिस मेनी टाइम्स लिखा हुआ है, ये बॉडी का पार्ट है। ओके, सो अभी कैसा है कि मोबाइल एप्लीकेशन में एक फिक्स डिजाइन ऑलरेडी, जब से एंड्रॉइड सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ या फिर iOS सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, तब से वहाँ पे एक फिक्स डिजाइन यूज होते हुए आ रहा है। लाइक जो ये ब्लू पट्टी है उसको आप ऐप बार बोलते हैं, जो नीचे होता है उसको आप बॉटम नेविगेशन बार बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम खुद से कुछ नया बनाने का ट्राई भी कर सकते हैं, बट जो बेस्ट वे क्या होता है, हम ये सारे प्रिंसिपल्स जो होता है ना, मटेरियल प्रिंसिपल्स एंड कुपर्टिनो प्रिंसिपल्स, ये हमको फॉलो करना रहता है। ठीक है, तो फॉलो करने में वो कैसा होता है, फॉलो करना ही चाहिए, क्योंकि कैसा पूरा इंडस्ट्री जो भी है या फिर जो भी मार्केट में ऑलरेडी वो सारी चीजें यूज हो रही है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है पट्टी पे फ्लटर डेमो होम लिखा, होम पेज लिखा हुआ है, ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा आपका एक स्कैफोल्ड है। स्कैफोल्ड में ऐप बार होता है, बॉडी होती है एंड बॉटम नेविगेशन बार होता है, देन फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है। तो मैं अभी यहाँ पे ना एक क्लास का नेम स्कैफोल्ड होता है। ठीक है, एक स्कैफोल्ड करके एक क्लास है अपने पास, ये ऑलरेडी मैंने थोड़ा स्पेलिंग लिखा था SCAFF, ऑलरेडी मुझे इसने पॉपअप करके सारी चीजें दिखा दी। ठीक है, अब मैं कंट्रोल स्पेस करूंगा ना, तो मुझे ये कैसा, ये पैरामीटर्स है। अब स्कैफोल्ड एक क्लास है, वो क्लास को बहुत सारे पैरामीटर्स है। ठीक है, लाइक कंस्ट्रक्टर में आप पैरामीटर्स पास कर सकते हो, आपने देखा होगा, अगर आपने उप्स कंसेप्ट ऑलरेडी आपने देखा है, तो वहां पे कैसा होता है कि आप क्लास में बहुत सारे वेरिएबल्स बना सकते हैं। ठीक है, एंड जब आप उस क्लास का इंस्टेंस कहीं पे बनाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि उस क्लास में आप वेरिएबल्स पास कर सकते हैं, उसे कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो सेम ये वही पार्ट है। अब मेरा स्कैफोल्ड करके एक क्लास है, अब मैं उसमें एक ऐप बार करके मेरा एक वेरिएबल है, मैं इसको एक क्लास पास कर सकता हूँ। देन बॉडी करके मेरे पास एक वेरिएबल है। ओके, मैं यहाँ पे उसको एक कंटेनर पास कर सकता हूँ। अब ये ऐप बार भी एक क्लास है। ठीक है, अगर मैं ऐप बार पे होवर करता हूँ, तो मुझे इसके जो भी सेट ऑफ नेम पैरामीटर्स है, इसको बेसिकली हम लोग नेम पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, जो भी ये कंस्ट्रक्टर में आपको दिख रहा है, तो अभी यहाँ पे बहुत सारे, जैसे टाइटल हो गया, एक्शन हो गया, बॉटम हो गया, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप बहुत सारे वैल्यूज पास कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे फ्लटर डेमो होम पेज आपको दिख रहा है ना, ये टाइटल है। टाइटल भी एक, ये टाइटल जो लिखा हुआ है ये टेक्स्ट है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे टेक्स्ट नहीं पास कर सकते। ठीक है, ये इसके लिए भी आपके पास एक क्लास है। आपको फ्लटर में सारी चीजें क्लास के थ्रू करनी होती है, तो आपको ये टेक्स्ट जो है ना, आपको टेक्स्ट लिखने के लिए भी क्लास यूज करना पड़ेगा। टेक्स्ट करके ऑलरेडी एक क्लास अवेलेबल है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कुछ एरर वगैरह आते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ तो ये वार्निंग दिखा रहा है, तो लाइक यहाँ पे इसको कॉन्स्ट कीवर्ड चाहिए यूज करने के लिए, तो वो सारी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इसको सेव करूंगा ना, तो आप यहाँ पे एमुलेटर पे देख सकते हैं कि वो मेरा पूरा स्क्रीन चेंज हो जाएगा। ये पूरा ब्लैंक हो गया यहाँ पे। एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया कि यहाँ पे जो मेरा मटेरियल ऐप है ना, वहाँ पे मुझे होम पेज इसको प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अब ये प्रॉपरली रेंडर होगा। सी आप अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड पेज लिख के आ गया, जो मैंने लिखा हुआ था। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली चेंज भी कर सकता हूँ इसको। जैसे मैं सेव करता हूँ ना, मेरे एमुलेटर पे ऑलरेडी रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो ये जब भी आप कोडिंग करते हो, आपको ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है क्या है कि अगर आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हो, आपने डायरेक्टली सेव किया, तो आपका जो भी एमुलेटर होता है या फिर आप यहाँ पे भी डिबग कर रहे हो ना, वहाँ पे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसको, ये कंसेप्ट हम लोग हॉट रिलोड बोलते हैं, फिर हॉट रिस्टार्ट बोलते हैं। ओके, यहाँ पे चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे ऐप बार का जो मेरा कलर है, वो सारी चीजें मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कलर दे सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर करके मेरे पास प्रॉपर्टी है। कलर देने के लिए मेरे पास यहाँ पे अपने पास एक वेरिएबल होता है कलर्स करके। कलर्स डॉट हम लोग करेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है ऑलरेडी।
अगर मैंने यहाँ पे रेड करना है मुझे, तो मैंने कलर्स डॉट रेड लिख दूंगा, एंड इफ मैं अभी देखूंगा सेव किया मैंने, वो चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ब्लू ज्यादा बेटर था, तो हम लोग इसको ब्लू कर देते हैं। ओके, ये भी ठीक दिख रहा है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अभी जैसे मैंने ये ऐप बार वाला पार्ट हो गया मेरा, जो ऊपर आपको यहाँ पे एक पट्टी दिख रही है ना ब्लू कलर की, ये हमारा ऐप बार हो गया। अब ये जो पूरा ग्रे पार्ट है, ये पूरा का पूरा बॉडी है। ओके, तो आपको हेलो वर्ल्ड लिख के कहाँ चाहिए, बॉडी के सेंटर में। तो अभी ये जो कंटेनर है ना आपका, ये कंटेनर हमेशा एक चाइल्ड लेता है। चाइल्ड एक काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है। ओके, जैसे सारी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी थी ना टाइटल, वो ऐप बार की प्रॉपर्टी है, ऐप बार क्लास का एक प्रॉपर्टी है। जैसे कंटेनर भी एक प्रॉपर्टी लेता है चाइल्ड करके। ओके, अब ये भी एक विजिट ही लेता है। अब अगर यहाँ पे चाइल्ड पे आप होवर करोगे ना, तो आपको यहाँ पे उसका टाइप दिखता है। सी, चाइल्ड का टाइप क्या है, विजिट, एंड विजिट क्या होता है, हमेशा एक क्लास होता है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट एक पास कर सकता हूँ, माय न्यू ऐप करके मैंने पास कर दिया। ओके, सी यहाँ पे आपको दिखता होगा कि यहाँ पे माय न्यू ऐप करके रेंडर हो गया है। पर इसका आप देखते होगे, तो अगर आपको आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो साइज है वो बहुत छोटा है, तो हम लोग इसको स्टाइलिंग में दे सकते हैं। स्टाइलिंग के लिए हम लोग डायरेक्टली एक कीवर्ड, टेक्स्ट में एक प्रॉपर्टी है स्टाइल करके। अब अगर स्टाइल पे होवर करोगे तो आपको इसका भी प्रॉपर, इसका भी जो भी डेटा टाइप है वो आपको दिख जाएगा। इसका डेटा टाइप स्टाइल है, टेक्स्ट स्टाइल है, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे डायरेक्टली पास कर सकते हैं। कलर आपको चेंज करना है, रेड रखना है। फॉन्ट साइज आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज करके होता है। सी यहाँ पे मेरा प्रॉपर्टी जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया, उसको कलर रेड दिया, फॉन्ट साइज मैंने 25 किया, ये इंक्रीज हो गया उसका साइज, एंड उसका कलर चेंज हो गया। तो अभी हम लोग सिमिलरली क्या सकते हैं, हम लोग को ये सेंटर में अलाइन होके चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे ये जो अपना कंटेनर है ना, उसको डायरेक्टली हम लोग सेंटर करके एक विजिट है उसमें अलाइन रैप कर सकते हैं। सी, ये सेंटर में आ गया। ये जो सेंटर विजिट है ना, ये एक टाइप ऑफ अलाइनमेंट विजिट है जो यूज होता है मेरे भी इसका जो भी चाइल्ड रहेगा ना, अभी सेंटर भी है जो उसका एक प्रॉपर्टी है चाइल्ड, ठीक है। तो वो आपने क्या किया, ये पूरा जो कंटेनर था ना, उसको एज ए चाइल्ड पास कर दिया सेंटर में। तो आपका जितना भी विड्थ अवेलेबल होगा ना, वो पूरा का पूरा, पूरा के पूरे साइज में आपका जो भी चाइल्ड विजिट होगा उसको अलाइन कर देगा वहां पे। ओके, तो ये यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया। अगर आपको किसी भी विजिट या फिर किसी भी प्रॉपर्टी का आपको डिस्क्रिप्शन देखना है ना, आपने फ्लटर करके यहाँ पे जो आपका एक्सटेंशन था वो आपने इंस्टॉल करा हुआ है, तो आप कहीं भी इसको होवर करेंगे ना, तो आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। ओके, लाइक अभी मुझे सेंटर क्या है, क्रिएट्स अ विजिट दैट सेंटर हिट चाइल्ड। कंटेनर क्या है, तो कंटेनर का पूरा एक्सप्लेनेशन आ जाता है, ठीक है। टेक्सटाइल क्या है, टेक्सटाइल का पूरा एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। तो आप अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी या फिर किसी भी क्लास का अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, तो आप डायरेक्टली उस पर होवर करो, आपको दिख सकता है आफ्टर इंस्टॉलिंग द फ्लटर एक्सटेंशन। ओके, छोड़ यार। अभी इसमें आपको कोई कुछ डाउट है क्या अभी? मैंने वीडियो चालू कर दिया। If anyone has any doubt, you can ask in the chat. ओके, सो ये जो पार्ट था ये आपका स्टेटलेस हो गया, ठीक है। अभी मुझे इसमें आपको एक क्विक एग्जांपल दे देता हूँ कि स्टेटलेस और स्टेटफुल में डिफरेंस क्या है। ओके, तो अभी कंसिडर मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया, ठीक है। ये मेरा एक माई न्यू ऐप करके यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बटन भी बनाता हूँ नीचे।
यहाँ पे अपने पास एक और क्लास है, एलिवेटेड बटन करके एक क्लास है जो आपको बटन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये भी एक चाइल्ड लेता है, तो मुझे चाइल्ड में टेक्स्ट पास करना है या फिर उसका जो लेबल है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो यहाँ पे एक आपको बटन दिख गया क्लिक मी करके। अब ये क्या हुआ है, मैंने यहाँ पे सेंटर यूज किया था, फिर भी यहाँ पे क्या हुआ, ये ऊपर शिफ्ट हो गया क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे कॉलम एक करके विजिट है। जो कॉलम क्या होता है आपका, वन हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अगर आपका कोई भी एलिमेंट अलाइंड है या फिर स्टैक्ड है तो आप उसको कॉलम बोलोगे। अगर आपका हॉरिजॉन्टली बहुत सारे एलिमेंट स्टैक्ड है तो आप उसको रो बोलोगे, ठीक है। तो अभी मुझे ये वर्टिकल चाहिए था, लाइक माई न्यू ऐप है उसके नीचे चाहिए था, तो ये वर्टिकल हो गया, इसके लिए मैंने कॉलम यूज किया। अगर यहीं पे वो मुझे उसके हॉरिजॉन्टल साइड में चाहिए था या फिर उसके जस्ट लेफ्ट साइड में चाहिए रहता तो मैं रो यूज करता। तो कॉलम एंड रो के बीच का ये डिफरेंस है, कॉलम क्या करता है आपका वर्टिकली स्टैक करता है एलिमेंट, एंड रो है आपका हॉरिजॉन्टली स्टैक करता है। तो अभी यहाँ पे ये वर्टिकली स्टैक्ड हुआ, माई न्यू ऐप देन क्लिक मी। अभी बट मुझे क्या चाहिए, सेंटर में चाहिए। तो कॉलम के पास प्रॉपर्टी होता है मेन एक्सिस अलाइनमेंट, लाइक उसका जो मेन एक्सिस, अभी कॉलम के लिए मेन एक्सिस वर्टिकल वाला होता है, ठीक है, एंड रो के लिए मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाला होता है। तो ये दो पार्ट है कॉलम एंड रो में डिफरेंस। ओके, तो मैं यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट इसका सेट कर देता हूँ, यहाँ पे सेंटर सेट करता हूँ। ओके सी, जैसे मैंने यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर किया, यहाँ पे मुझे वो सेंटर में अलाइंड हो गया। ओके, सो दिस वाज अ सिंपल पार्ट। अभी मुझे क्या चाहिए, क्लिक मी पे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे अपने जो भी मेरा स्टेटलेस क्लास है मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना सकता हूँ, where count is equals to 0, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पे उसको स्टैक इफ कोई एरर आता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे उसको होवर करके देख सकते हैं कि क्या एरर है एक्चुअली वो। मैं यहाँ पे वो काउंट अभी दिखा सकता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मेरा वेरिएबल चेंज हो गया रहेगा, माई न्यू ऐप 0, क्योंकि मैंने इसका इनिशियल वैल्यू 0 डिफाइन करा हुआ था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जब ये मेरा क्लिक होगा ना तो मैं काउंट को इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ बट यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं हो रहा, अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे ना एक बार प्रिंट करके दिखा, तो ये वैल्यू एक्चुअली इंक्रीमेंट हो रहा है बट आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। सी, अगर आपको मेरा डीबग कंसोल आप अगर यहाँ पे देख रहे हो तो 1 2 3 4 5 वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, काउंट जो वेरिएबल है, बट यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये स्टेटलेस विजिट है, ठीक है। स्टेटलेस विजिट का यही डिसएडवांटेज होता है कि वो डायनेमिकली कंटेंट रेंडर नहीं करता, वो एक स्टैटिक पेज आपको बना के दे देगा जहाँ पे आप डायनेमिक कंटेंट रेंडर नहीं कर सकते। तो ये डिसएडवांटेज है एक स्टेटलेस विजिट का। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप राइट क्लिक करोगे एंड रिफैक्टर करोगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा कन्वर्ट टू स्टेटफुल डायरेक्टली, ठीक है। आप डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो सारे शॉर्टकट्स मैंने आपको दिखा रहा हूँ ना राइट क्लिक करके, वो सब मुझे आ रहे हैं क्योंकि मैंने फ्लटर एक्सटेंशन इंस्टॉल करा हुआ है। अगर आप फ्लटर एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करोगे तो आपको ये सारे जो भी ये जो शॉर्टकट्स आ रहे हैं राइट क्लिक करने में, ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, आपको सब मैन्युअली लिखना पड़ेगा जो कि एक्टिव प्रोसेस होता है।
ठीक है। अगर आप बिगिनर हो फिर भी, अगर आप एडवांस या फिर प्रो, आप एक प्रो पर्सन हो तो भी, क्योंकि ये कैसा होता है कि आपको ईज ऑफ एक्सेस प्रोवाइड करता है आपको कोडिंग में, ठीक है। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया स्टेटफुल में। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये जो मैं काउंट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ ना, तो स्टेटफुल में एक फंक्शन होता है सेट स्टेट। ओके, ये फंक्शन का एडवांटेज क्या होता है कि अगर मैं कोई भी वेरिएबल का वैल्यू ये फंक्शन में चेंज कर रहा हूँ ना, तो वो पर्टिकुलर जहां पे मैंने वो फंक्शन या वेरिएबल का वैल्यू यूज किया ना, उसको वो रीबिल्ड करेगा, ठीक है। अब लाइक देखो, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अभी यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सेट स्टेट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। हाँ, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये जो मेरा फंक्शन है, ये जो मेरा वेरिएबल है, ये वेरिएबल मैंने बिल्ड फंक्शन के अंदर लिखा हुआ था, ठीक है। अगर मैं यहाँ बिल्ड फंक्शन के अंदर के लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक में क्लिक करूंगा ना, तो मेरा स्टेटफुल रहेगा, उसके बाद भी ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि स्टेटफुल ये जो आपका बिल्ड फंक्शन है ना, ये बिल्ड फंक्शन जितनी बार भी आप सेट स्टेट या फिर जितनी बार भी आप कोई वैल्यू चेंज करते हो ना, उतनी बार रीबिल्ड होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक वैल्यू चेंज कर दिया, ठीक है, मेरा यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहा है, बट क्या हो रहा है कि ये बिल्ड फंक्शन के अंदर है, इसका इनिशियलाइजेशन या फिर जो डिक्लेरेशन हुआ है ये वेरिएबल का, वो बिल्ड फंक्शन के अंदर है। तो जैसे ही मेरा बिल्ड फंक्शन वापस से रेंडर हो रहा है, वो फिर से उसका वैल्यू क्या सेट कर दे रहा है, 0, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम की वजह से अगर मेरा स्टेटफुल मैंने बना भी दिया, फिर भी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो भी ये इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये जो वेरिएबल है वो बिल्ड फंक्शन के अंदर है और वो रीरेंडर हो जा रहा है बार बार। ओके, सो जस्ट मैंने क्या किया, इसको मूव कर दिया ऊपर बिल्ड फंक्शन के बाहर। तो अभी क्या होगा कि जितनी बार मैं इसको क्लिक करूंगा ना, तो जस्ट बिल्ड फंक्शन मेरा रीरेंडर हो रहा है ना, तो बिल्ड फंक्शन रीरेंडर होगा, बट ये जो काउंट इज इक्वल टू 0 वो वन टाइम इनिशियलाइज हो गया एंड दैट्स फाइनल। ओके, तो अब मैं कितनी बार भी क्लिक करूंगा एक्चुअल वैल्यू मेरा वहां पे दिखेगा। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है स्टेटलेस एंड स्टेटफुल का। ओके, सो अगर इसमें किसी को कुछ डाउट है तो एक बार बता सकते हो आप। So this was the hello world application that we have built today. Okay, if आपको अगर ये ट्राई करना है तो आप ये घर पे ट्राई कर सकते हो। मैंने इंस्टॉलेशन का भी प्रोसेस बता दिया आपको, ठीक है। इंस्टॉलेशन बहुत ही इजी है, जस्ट आप वो पैकेज, वो जो भी फोल्डर है वो डाउनलोड करो, ठीक है, एंड अपने सिस्टम पे रखो एंड इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर दो, एंड देन यू कैन यूज इट एनीवेयर। लाइक अपने कमांड प्रॉम्प्ट में गए, आपने फ्लटर क्रिएट, आपके फोल्डर का, अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, आप डायरेक्टली एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा और आप डायरेक्टली अगर उसको अपने मोबाइल में कनेक्ट करके रन भी करेंगे ना यूएसबी के थ्रू, अगर आपके पास एमुलेटर नहीं है तो आप इसको रियल डिवाइस में भी डिबग कर सकते हैं। जस्ट आपको यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करना रहता है एंड आपके फोन में आपको डिबगिंग ऑन करना रहता है, यूएसबी डिबगिंग, ठीक है। आप अगर डेवलपमेंट मोड ऑन करके अपने रियल डिवाइस पे यूएसबी डिबगिंग ऑन कर देंगे तो आप डायरेक्टली अपने फोन में भी डिबग कर सकते हैं। ओके, सो ये इमुलेटर है, इसके लिए मुझे यहाँ पे कोई भी यूएसबी, क्योंकि ये वर्चुअल डिवाइस है, अगर आप रियल डिवाइस में करते हो तो आपको डिबगिंग ऑन करना पड़ता है। ओके, सो अब आप क्या कर सकते हो, हमारा ये सेशन कल भी होने वाला है। ओके, तो कल हम लोग इसका एडवांस वर्जन जो भी है, ये तो जस्ट मैंने आपको एक हेलो वर्ल्ड का बताया। इसके बाद जो मेरे डिफरेंट अपने पास जो ये सारे चीजें हैं, देखिए सेंटर करके विजिट है, कॉलम करके विजिट है, एलिवेटेड बटन ये भी एक विजिट है, टेक्स्ट विजिट है। तो ये ऐसे कितने विजिट्स हैं और ये सारे विजिट्स का काम क्या है और हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें एक बार हम लोग कल डिटेल में देखेंगे, क्योंकि आज जो भी अपना मोस्ट ऑफ द टाइम था वो कंसेप्चुअल डिस्कशन में गया, एंड कल हम लोग मोस्टली प्रैक्टिकल वन पे फॉलो करेंगे। ओके, एंड कोई बहुत ही डिटेल में अगर अंडरस्टैंड करना, हमने कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है कुछ चीजें मिस की होंगी या कुछ चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होंगी। अगर कोई डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहता है तो हमने एक रेफरेंस वीडियो का लिंक डाला हुआ है, ठीक है, वो यूज करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसमें एक बेसिक एप्लीकेशन बनाया क्विज एप्लीकेशन करके, ठीक है। आपको एक फ्लटर का पूरा इंट्रोडक्शन मिलेगा इन सिमिलर वे बेसिस से, और आगे जाओगे उसके अंदर एक बेसिक लेवल पे क्विज करके एप्लीकेशन बना हुआ है। तो इन केस अगर आप कल ये प्रैक्टिस करते हो ना तो आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा फ्लटर को पूरा अंडरस्टैंड करना कल के दिन में। तो ये एक रेफरेंस वीडियो आप लोग प्रैक्टिस करिए, या आप लोग किस तरीके से टाइम मिलता है, वो वीडियो पूरा का पूरा 5 घंटे का ही है, इससे ज्यादा का नहीं है, लेकिन आप लोग उसको प्रैक्टिस करोगे तो आप उससे पहले भी कर सकते हो 1x या 2x की स्पीड पे देख के, ठीक है।
एंड सेकंड, हमारे फॉर्म में इंटर्नशिप की ओपनिंग है, इन केस अगर आप लोगों को किसी को भी अप्लाई करना है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर मीटिंग शेड्यूल करना है तो उसके हिसाब से मैं जैसे एक लिंक पेस्ट कर देता हूँ, वो लिंक आप लोग यूज कर सकते हो ताकि इंटरव्यू हम शेड्यूल कर सकें इन केस। और उसके अलावा किसी को और किसी पॉइंट्स पे क्वेश्चन है?